नमस्कार बच्चों, वन शॉट सीरीज में आज जो है हम लोग रे ऑप्टिक्स नाम का ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। फिजिक्स का वन ऑफ द सबसे बड़ा चैप्टर बोल सकते हैं इसको। ईएमआई के बाद जो है दोनों में कंपैरिजन चलता है, तो ये बड़ा चैप्टर है, इसके लिए आपको जो है फोकस से सुनना पड़ेगा। इसके लिए मैं स्लाइड्स बना के लाया हूँ, ध्यान से देखिएगा। चालू करते हैं तुरंत। रे ऑप्टिक्स, यहाँ पे आप देखो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है मैंने, थ्योरेटिकल है इसलिए लिखा है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या नई बात है सर? तो लाइट को हम दो नजरियों से पढ़ते हैं बेटा। एक लाइट का जो है अपन पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा नेचर जो लाइट का है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर, वे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग लाइट को जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ मानेंगे। और लाइट का पाथ कब कब चेंज होता है? तो मीडियम जब चेंज होता है तब लाइट का पाथ चेंज हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, कोई बीच में ऑब्स्टैकल आ गया तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह बहुत कुछ चीजें होती है। तो ऑब्स्टैकल की वजह से या तो मीडियम चेंज की वजह से लाइट का पाथ चेंज होता है, अदरवाइज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात। उसके बाद तुरंत आ जाओ रिफ्लेक्शन लॉ। सबने पढ़ा है पहले से, रिफ्लेक्शन लॉ 8, 9, 10 में पढ़ते हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्शन लॉ क्या है सर? लाइट जब भी आती है तो ये रे कौन सा है? इंसिडेंट रे है, और क्या बोलते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, एक प्लेन सरफेस से जो है लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे लॉ क्या है? लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या रहने वाले? सेम रहने वाले। अगर आपको पता नहीं, फास्ट बता देता हूं मैं। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंट रे ने जो है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल मतलब एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर और सरफेस, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और नॉर्मल के साथ ही, उसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और आई और आर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसी भी रिफ्लेक्शन में, चाहे वो प्लेन सरफेस से हो, चाहे कर्व सरफेस से हो, चाहे इरेगुलर सरफेस से हो, दिस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। कौन सा लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज ऑलवेज वैलिड। रिमेंबर दिस, ऑल थ्री ऑफ देम लाइज इन द सेम प्लेन। कौन थ्री भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में यहाँ पे लाए करने को देखते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर? ये क्या है बेटा? ये आपका जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको मैं आई कैप बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा? आई कैप बोल दूंगा। इंसिडेंट रे की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा, वो डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा उसको मैं आई कैप बोलूंगा। रिफ्लेक्टेड रे की दिशा में जो होगा उसको आर कैप बोलूंगा, है कि नहीं? उसके बाद लिखा है 2 cos थीटा इंटू एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन है। नॉर्मल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द क्या बोलते हैं? मिरर। तो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है, एन कैप उसको बोल दिया। तो 3 डायरेक्शन आ गए। कौन से? रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन, तीनों के ही यूनिट वेक्टर्स आ गए। यहाँ पे सर cos थीटा लिखा है। थीटा मतलब ये एंगल, आई और आर दोनों इक्वल एंगल है। जो भी एंगल है इसी को हम लोग जो है थीटा लिख देते हैं। दिस सेम एंगल इज थीटा। आई और आर की जो वैल्यू है वही आपका जो है थीटा है कि नहीं? तो यही आपका थीटा है। तो इस तरीके से आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 cos थीटा इंटू एन कैप, ये आपका इक्वेशन है रिफ्लेक्शन का, इसको याद रखें। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ द मिरर है ना, ये क्या चक्कर? लेंथ ऑफ द मिरर। अब ध्यान सुनना, किसी भी प्लेन मिरर में जब आप देखते हो तो जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर क्या दिखती है आपको? इमेज। मिरर से अगर आप प्लेन मिरर से अगर आप 2 मीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी आपको मिरर के अंदर जो है 2 मीटर पे दिखेगी। दैट इज सिंपल प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो किसी व्यक्ति को अगर एक मिरर के अंदर अपनी खुद की जो है इमेज देखनी है तो उसके लिए मिरर कितना चाहिए? बहुत लंबा चौड़ा मिरर चाहिए, छोटा सा मिरर चाहिए? बहुत छोटा होगा तो पूरी लेंथ नहीं दिख पाएगी, बहुत बड़ा होगा तो अननेसेसरी पीछे का सब दिख जाएगा। मुझे करेक्ट जो है मेरे सिर से पैर तक पूरी इमेज मेरी देखनी है, तो कितना मिरर मेरे को चाहिए? तो उसका आंसर याद रखिए, टू सी कंप्लीट इमेज इन ए मिरर इट्स लेंथ शुड बी हाफ ऑफ द पर्सन। पर्सन की हाइट अगर 10 मीटर की है तो 5 मीटर के लेंथ का मिरर हमें लगने वाला है। चाहे वो डिस्टेंस आपका जो है आपने इतना पास पकड़ा हो, इतना पास पकड़ा हो, 1 किलोमीटर पकड़ा हो, उससे डिपेंड नहीं करता। मिरर की लेंथ जो है पर्सन की हाइट के आधी होनी चाहिए अगर खुद की इमेज कंप्लीटली उसमें देखनी है आपको। तो इस पॉइंट को याद रखें, काफ़ी जो है फेमस पॉइंट है और काफ़ी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। उसके बाद जो है एक मिनट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया? हाँ ओके, थर्ड। उसके बाद जो है डेविएशन बाय मिरर। मिरर की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रे की दिशा में एक डेविएशन आता है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए मिरर है ब्लू वाला, है कि नहीं? इंसिडेंट लाइट रे आई और रिफ्लेक्टेड लाइट रे चली गई। तो ओरिजिनल दिशा जो थी लाइट रे की वो ऐसी थी, लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, बट रिफ्लेक्शन के कारण उसको ऊपर जाना पड़ा। तो कितना जो है अपनी ओरिजिनल दिशा से वो हिल गई, डेविएट हो गई, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम से आपको दिख सकता है दोनों एंगल आए है और टोटल एंगल ये जो है यहाँ से यहाँ का वो एंगल कितना दिख रहा है आपको? टोटल एंगल 180 दिख रहा है, उसमें से 2i हटा दो तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ गया? 180 माइनस 2i, है कि नहीं? व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मिरर कितना डेविएशन करेगा दैट ओनली डिपेंड्स ऑन आई वैल्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही डिपेंड करता है कि मिरर का डेविएशन कितना होने वाला है, इसको याद रखें। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 2 रिफ्लेक्शन कंडीशन। यहाँ पे जो है 2 मिरर मैंने दिखा रखे हैं। ये नीचे वाला एक ब्लू मिरर दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल वाला मिरर, और दूसरा मिरर है अपना पर्पल वाला। 2 मिरर जो है एक दूसरे से इंक्लाइन करके रखे हुए हैं। 2 मिरर क्या करके रखे हैं? इंक्लाइन करके रखे हुए हैं। उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो 2 मिरर जब भी इंक्लाइन करके रखते हैं हम लोग, उनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो लाइट रे जो है 2 रिफ्लेक्शन होते हैं उसके साथ। लाइट रे ऐसे आएगी इनिशियली, पहले वाले मिरर पे टकराई, पहले वाला मिरर मतलब M1,
और क्या बोलते हैं फिर इधर गई और फिर जाके जो है इधर ऐसे चली गई, है कि नहीं। 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे किया M1 में, एक बार जो है रिफ्लेक्शन हुआ M2 में। तो 2 रिफ्लेक्शन जब भी होते हैं तो टोटल डेविएशन जो है, टोटल डेविएशन मतलब लाइट का इनिशियल रास्ता ये था, फाइनली लाइट इधर चली गई, है कि नहीं। ऐसा लग रहा है 180, लेकिन कितना टोटल डेविएशन आएगा दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2 थीटा, है ना। ये इस बात पे आंसर डिपेंड ही नहीं करता है कि पहले जो इंसिडेंट रे आया था उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, है ना। पहले वाला डेविएशन का जो फॉर्मूला था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आया आता है, लेकिन इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की जरूरत नहीं है। इसमें मतलब किसमें, जब भी रे आपकी जो है 2 मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, 2 रिफ्लेक्शन जब होंगे उसके इंक्लाइन इस तरीके से, तो डेविएशन का आंसर क्या आएगा 2 थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, है कि नहीं, इसको याद रखना। 2 थीटा आपका आंसर आएगा। और डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो M1 से M2 बेटा, M1 मतलब पहला रिफ्लेक्शन जिस पे हुआ और M2 मतलब दूसरा रिफ्लेक्शन जिस पे हुआ, M1 से M2। तो यहाँ पे M1 से M2 चलो, ये आपका M1 है और ये M2 है, तो इस तरह से हम चलेंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। दैट इज वाई 2 थीटा जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इस रे का डेविएशन कितना हुआ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दिस मिरर सिस्टम, तो आंसर है 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ रोटेशन, है ना, किसका रोटेशन करना है सर हमें, तो मिरर का रोटेशन करना है, और एक बार इंसिडेंट रे का रोटेशन भी हम लोग करेंगे। 2 केस यहाँ पे डिस्कस होंगे, ध्यान से देखिए। पहला ये केस है आपका, ये पर्पल वाला मिरर है आपका, दिख रहा है आपको, पर्पल वाला जो मिरर है ये, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स रखा, इसको छेड़ा नहीं हमने, मिरर इज फिक्स्ड। तो फिर हिलेगा क्या, किसका रोटेशन होगा, इंसिडेंट रे का, है कि नहीं। ये पहले वाली इंसिडेंट रे, ब्लैक वाली दिख रही है आपको, ब्लैक वाली जो रे है पहले वाली इंसिडेंट रे है, और ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद हमने बोला कि ये मिरर को कुछ मत करो, मिरर को जो है फिक्स रखो, लेकिन इंसिडेंट रे को थोड़ा सा डेविएट कर दो। तो ध्यान से देखिए, डॉट डॉट में दिखाया मैंने आपको, इंसिडेंट रे को मैंने थीटा से घुमा दिया, कितना घुमा दिया, थीटा से। तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी, थीटा से घूम जाएगी। लेकिन अपोजिट सेंस में ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे को मैंने इस तरफ घुमाया है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाया है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमी है कि नहीं। तो इस तरीके से इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आप देखिए इस तरह का रोटेशन, ये किस तरह का रोटेशन है, इसमें मिरर को रोटेट कर दिया है, इंसिडेंट रे ब्लू वाला एज इट इज रखा है, मिरर को हमने क्या कर दिया, थीटा से रोटेट कर दिया। तो जब भी आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हो, मिरर से आपने, मिरर को जो है आपने थीटा, क्लॉकवाइज में थीटा जो है रोटेशन दे दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्लॉकवाइज जाती है बट 2 थीटा से जाती है। इसमें जो सेम सेंस से होता है, मिरर को आपने रोटेट किया थीटा से क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से होगी, 2 थीटा से, और क्लॉकवाइज में ही जो है रिफ्लेक्ट होगी। तो 2 केस बिल्कुल याद रखें, सिंपल से है, थ्योरेटिकली इसको याद रखा जाए। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, मान लो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, है कि नहीं, और आप मिरर की तरफ जो है दौड़ने लग जाओ, तो आप ऑब्जेक्ट हो और मिरर के सामने उसको क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला बनाया मैंने, फॉर अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Vm इज इक्वल टू V0 प्लस Vi/2। तो मिरर के सामने अगर आप हो, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, ये मिरर है आपके सामने, मिरर को भगा दिया, देखो एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया मैंने, मिरर भी जो है 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में भाग रहा है, उसके सामने आप ऑब्जेक्ट बन के खड़े हो, आप इस तरफ जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ 37 डिग्री एंगल के साथ, दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, ध्यान से देखिए, 37 डिग्री एंगल के साथ आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है आपकी, आपके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो यू आर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग प्लेन मिरर। तो इस केस में क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, velocity of mirror is basically average of velocity of object and velocity of image, है कि नहीं, VO प्लस Vi/2 वेक्टर फॉर्म में है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इस पे बिल्कुल जो है नोटिस किया जाए। तो इसको यूज करते चलो फटाफट, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट। तो लीजिए यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, कंपोनेंट कर दो फटाफट। इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 37 8 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 6, है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आप सबको आती है। तो 8 और 6, इसमें से मिरर तो आपका वर्टिकल है, तो मिरर को परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, 8 वाला, और मिरर के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, 6 वाला। तो मैंने फॉर्मूला किसके लिए बताया बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, ऊपर वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, मतलब ना 10 के लिए ना 6 के लिए, 8 की बात हो रही है, 8 जो है मिरर को परपेंडिकुलर है। तो 8 का होगा वेलोसिटी ऑफ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे रखेंगे अपन, है कि नहीं। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ 8, मेरे ख्याल से -8 लिखना चाहिए, क्या बोलते हो, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है -8, है कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी रख दी, -8। कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है, परपेंडिकुलर वाली, माइनस क्यों लिखा, लेफ्ट में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए प्लस Vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालनी है भाई, वही तो निकालना है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है अपने को, उसको कुछ मत करो, Vi लिख दो इसको, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, -2 बेटा, लेफ्ट में जा रहा है -2। तो यहाँ से आप देख सकते हो Vi की वैल्यू कितनी आ रही है, +4 आ रही है, बिल्कुल सही। तो Vi की वैल्यू +4 मतलब राइट में, है ना, मतलब इमेज साला जो है राइट में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ध्यान से देखिए, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है इमेज राइट में आपका जाएगा। ये एक कंपोनेंट आया, कौन सा कंपोनेंट डील कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर वाला। अब बात करते हैं पैरेलल वाले कंपोनेंट की। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर पैरेलल कंपोनेंट क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की पैरेलल टू द मिरर, वो एज इट इज कॉपी करनी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, देखो ऊपर की तरफ 6। तो फाइनली वेलोसिटी कितनी आ गई मेरी, राइट में 4, ऊपर 6, रिजल्टेंट कितना आएगा, 6 और 4 का।
अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका, देख लो √52 आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से जो है इस तरफ वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो कंपोनेंट्स में लिख दिए हैं। फाइनल वेलोसिटी अगर मेरे को लिखनी है तो मैं लिखूंगा vi इज इक्वल टू 4i कैप राइट में, और ऊपर जा रहा है तो 6j कैप। दिस इज माय आंसर वेलोसिटी ऑफ इमेज का, है कि नहीं। कितना सिंपल है, दोनों सेपरेट फॉर्मूले, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का अलग फॉर्मूला और पैरेलल कंपोनेंट का अलग फॉर्मूला। बिल्कुल जो है इस चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल ध्यान सुनना। दीज फॉर्मुलाज आर ओनली वैलिड फॉर कौन सा मिरर बेटा, प्लेन मिरर चल रहा है ना, कॉनकेव मिरर वगैरह आगे आएंगे उनके फॉर्मूले अलग है। दीज फॉर्मुलाज आर ओनली वैलिड फॉर प्लेन मिरर, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलिए। उसके बाद देखिए स्फेरिकल मिरर, सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर के जो है 2 टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं, एक आपको हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा कौन सा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर आप देख सकते हैं, इसमें जो है लाइट इनसाइड द मिरर आती है ना, केव के अंदर, गुफा के अंदर जैसे लग रहा होगा आपको लाइट आती है। और ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग मिरर है। इसका नाम क्या है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें लाइट जो है गुफा के अंदर नहीं, गुफा के बाहर से ऐसे गिरती है ना, अंदर से तो उसने जो है कोटिंग कर रखा है। तो इस तरीके से 2 प्रकार के सिंपल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसमें एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है। कौन सा फॉर्मूला सर, दिखाई नहीं दे रहा, अरे कहाँ गया, ये रहा, r माइनस r/2 सेक थीटा। ये किस चीज का फॉर्मूला है, जब भी किसी कॉनकेव मिरर पे, ध्यान सुनना, जब भी किसी कॉनकेव मिरर पे एक लाइट रे आता है, देखिए ध्यान से, ये कौन सा लाइट रे है भैया, ये लाइट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी कॉनकेव मिरर पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे आता है, तो लाइट रे कहां से गुजरता है, हम सब ने याद रखा है फोकस से, बट वो आंसर इतना सही नहीं है, कंप्लीट आंसर नहीं है, वो सिर्फ वैलिड है पैराक्सियल रेज के लिए। अगर नॉर्मल रेज है, मार्जिनल रेज है, तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से गुजरता है उसकी लेंथ, ये लाल रंग की दिख रही है आपको, वो लेंथ है r माइनस r/2 सेक थीटा। ये जो लेंथ है पोल से लेके उस पॉइंट की जहां से वो पैरेलल वाला इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गुजरा है प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए, वो लेंथ जो है कितनी है, r माइनस r/2 सेक थीटा। बिल्कुल इसको याद रखें। और अगर थीटा बहुत छोटा है, मतलब एंगल आपका जो है एंगल थीटा बहुत छोटा है, मतलब ही जो है आपके रे पैरेक्सियल है, तो अपने आप ही सेक थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, r माइनस r/2 आपका फोकस इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है आपने जो सुना है कि अगर पैरेलल रे आती है तो कहां से जाती है, फोकस से, बट दैट इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। और अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में कौन सी रेज है, पैरेक्सियल रेज ही है। लेकिन अगर कभी मार्जिनल रे का क्वेश्चन आ गया तो असली फॉर्मूला है r माइनस r/2 सेक थीटा। किस चीज का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दैट पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बिल्कुल याद रखा जाए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। अब इसको ध्यान से देखना, अगर हमने जो है आपने जो है हमारे यूट्यूब के लेक्चर देखे हैं तो उसमें बहुत सॉलिड तरीके से मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है इमेज फॉर्मेशन को पूरे केसेस को बिना टेबल बनाए खेल खेल में हम लोग याद रख सकते हैं। उसका निंजा टेक्निक है, ध्यान से देखिए सब लोग यहाँ पे। तो आपका जो है कॉनकेव मिरर है कि नहीं, ये लाइन कुछ बना रखी है मैंने, ये जो एक कंप्लीट लाइन है ना, दीज कंप्लीट लाइन्स रिप्रेजेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डॉट 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 वाला लाइन दिख रहा है आपको, डॉट डॉट वाला, दिस इज द मोशन ऑफ द इमेज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट जो लाइन्स है दैट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और डॉट डॉट वाली जो लाइन्स है दैट इज योर मोशन ऑफ इमेज। इसको बिल्कुल जो है याद रखें। आप ध्यान से देखिएगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है मैंने इधर चलाया, ऐसे दिख रहा है येलो वाला लाइन, येलो जरा फेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ, देखिए ये रहा येलो को जो हम कौन से कलर से रिप्लेस कर रहे हैं, चलो येलो से ही करते हैं, बट डार्क वाला। ये देखो दिख रहा है अभी आपको, ये जो येलो वाला मोशन है, व्हाट इज दिस मोशन, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट कहां से कहां चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है कि नहीं। तो ये कैसे पता चला सर आपको, ऑब्जेक्ट है कहां साला, ये ड्राइंग क्या बना रखी है। तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसे इमेजिन करना है, ध्यान से देखिएगा। ये होता है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से जो है ऐसे एक एरो बना लिया ना, इसको ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। अलग अलग जगह पे एरो रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की फील यहाँ पे आएगी, इसको याद रखें। उसके बाद जो है मैं क्या बोल रहा था कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कहां से चल रहा है, देखो ध्यान से, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पीछे, बहुत पीछे क्या होता है, इट्स माइनस इन्फिनिटी थिंग, है ना, बहुत दूर मतलब पीछे माइनस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। माइनस इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बहुत दूर रखा है, तो इमेज कहाँ आएगी, फोकस पे। तो माइनस इन्फिनिटी का संबंध है फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का संबंध सब जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही है। तो जब ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज चली फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से देख, फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक येलो वाली लाइन डॉट डॉट में दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट का मोशन, और ये येलो वाला जो है आपका, ये किसका मोशन है, येलो वाला, ये वाला जो मोशन है बेटा वो इमेज का मोशन है। इमेज चली फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हो फोकस पे इमेज की जो साइज थी वो पॉइंट साइज थी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का जो है इमेज आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो इस पूरे रीजन में जो है आपको इमेज कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ इमेज है, ये देखिए इमेज नीचे की तरफ इमेज है, नीचे वाली, है ना, नीचे की तरफ मतलब इन्वर्टेड इमेज है, और डिमिनिश्ड है, लेस साइज वाली है कि नहीं। तो जब भी ऑब्जेक्ट आपका माइनस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है,
तो इमेज बनती है एफ और सी के बीच में, इन्वर्टेड बनती है और स्मॉल साइज मतलब डिमिनिश्ड बनती है। इस तरीके से इस पूरे डायग्राम को आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका कहां से कहां चला, ऑब्जेक्ट चला सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ है, रेड कलर, तो क्या बोलते हैं आपका इमेज चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इन्फिनिटी। तो इन्वर्टेड आपका जो है क्या बोलते हैं इमेज बन रहा है और मैग्नीफाइड भी इमेज आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ब्लू वाली लाइन देखिए, ब्लू वाला आप सब लोग बोलेंगे, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, मुझे जो है ऑनलाइन भी सुनाई देता है, जोर से बोलिए। ब्लू वाला जो है आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आपका चला फोकस से लेके पोल तक, तो कहाँ जाएगा इमेज, है ना, फोकस से लेके पोल तक, तो ब्लू वाली पट्टी को फॉलो कीजिए, प्लस इन्फिनिटी से लेके पोल तक जो है आपका इमेज चलेगा, है ना। ये कौन सा वर्ल्ड है ये सर, राइट साइड में आ गए हम लोग, तो लेफ्ट साइड में रियल वर्ल्ड था बेटा, राइट साइड में वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल इमेज बनेगी अभी, है ना, पहले रियल इमेज बन रही थी, अभी कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। लेकिन इमेज ऊपर की तरफ बनी है ना, इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है और वर्चुअल भी है। तो एक आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में आते हैं, याद रखना, और वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा क्या आते हैं, साथ में आते हैं, मिक्स शब्द है। रियल इन्वर्टेड, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखो इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज बन रही है, तो वर्चुअल वर्ल्ड में अपने आप जो है चली गई। उसके बाद जो है पर्पल लाइन देखिए, पर्पल लाइन मतलब से मिरर के अंदर घुस गए हम लोग, तो ऑब्जेक्ट ही आपका कैसे हो गया अभी, पर्पल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट है ना, कंप्लीट लाइन है, ऑब्जेक्ट ही आपका जो है वर्चुअल हो गया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आपका होगा इस रीजन में, आप पोल से लेके आगे चलोगे तो आपकी इमेज कहाँ चलेगी, पोल से फोकस की तरफ, मतलब रियल इमेज आपकी बनेगी, है कि नहीं। कैसी इमेज बनेगी, रियल, और आप देखो साइज भी छोटी है इसकी, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो इस तरीके से जो है सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस कॉनकेव मिरर के आप लोग देख सकते हो। वन शॉट में शायद इतना समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आपने हम रेगुलर कोर्सेज पे जो है ज्वाइन किया है तो आपको दिखेगा कि बहुत आराम से जो है हम लोग, हमारे बच्चे जो इसको डिराइव करते हैं, और इस तरीके से आप बहुत बिना किसी टेबल को याद किए ऑन दी स्पॉट सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस को याद रख सकते हो। बहुत जबरदस्त ये टेक्निक है, इसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या किया है मैंने, ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाली पट्टी मैंने डाली है यहाँ पे, है ना, ये ब्लू वाली पट्टी ऑब्जेक्ट का मोशन बता रही है, बताओ कौन सा मोशन, ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से लेके पोल तक, तो इमेज कहाँ से कहाँ चलेगी, फोकस से लेके पोल तक। किस तरह की इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट का केस है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट का केस, किस तरह की इमेज है ये, इरेक्ट है पहली बात तो, और डिमिनिश्ड है, छोटी सी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। ये कॉन्वेक्स मिरर का इकलौता केस हो गया रियल ऑब्जेक्ट्स का, बाकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आप खुद ही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो काम की चीज़ क्या है सर, इतनी बड़बड़ की आपने, तरीका मैंने सब समझा दिया। काम की चीज़ बताता हूँ जिसको याद रखना है, आपका जो है क्या बोलते हैं, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है, आप ध्यान से देखिए, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है, दोनों इमेज बनाता है बेटा। रियल ऑब्जेक्ट की जो है उसकी आप ध्यान से देखिए, रियल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, रियल। तो ये क्या नहीं बना सकता, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। आपका कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, इसको याद रखें। कॉनकेव मिरर की ये क्या है, कमतरता है, कमी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना पाता, बाकी सब बना लेता है। उसके बाद देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये सारा इसको प्रॉब्लम क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा ये कॉन्वेक्स वाला, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव की प्रॉब्लम है उससे बराबर उल्टी किसकी प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स की प्रॉब्लम है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज वो नहीं बना पाता। तो ये सब चीजें जो है थ्योरेटिकल है, घंटा न्यूमेरिकल पे कुछ नहीं पूछने वाला आपको कोई, फिर भी जो है आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स को याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट फटाफट बेटा। 9th देखो, ये सिंपल सा एक जो है क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर लेते हैं। मिरर फार्मूला, मिरर के लिए जो है आपको सिंपल फार्मूला बताया जाता है, क्या फार्मूला लिख देता हूँ फटाफट, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बहुत फेमस फार्मूला है। व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज f, है ना। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शर्म करो सालो। v क्या है बेटा, v है आपका, क्या है बताइए, जोर से बोलिए, मैंने बोला ना आपको सुनाई देता है मुझे। v क्या है बताइए, v आपका है इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए किसी भी मिरर के लिए बेटा, किसी भी, ध्यान से देखो, किसी भी मिरर के लिए अगर आपको डिस्टेंस मेजर करने हैं तो आप कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली जो है आप कहाँ से करोगे, पोल से करोगे, पोल होता है उसलिए, पोल इज लाइक ओरिजिन, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द, क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे इस तरीके से, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये होगा, उसी को बोलते हैं u बेटा, है कि नहीं। और जब इमेज बनेगी, मान लो इमेज यहाँ पे कोई बन रही है उल्टी पुल्टी, वट एवर, उल्टी इमेज नहीं बनती है वर्चुअल में, फिर मान लो ऐसे एक इमेज बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा इमेज का पोल से, उसको बोलते हैं v। तो u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपका इमेज डिस्टेंस है, और f मतलब फोकल लेंथ है आपकी, है कि नहीं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखें, क्योंकि वो कन्वर्जिंग करता है कि नहीं। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, इसको सॉरी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, इसको याद रखें। एनीवेज अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। देखो एक मिरर दिया आपने को, है कि नहीं, मिरर दिया देखो, ओके, मिरर 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 कहाँ गया अपना मिरर, हाँ ये रहा मिरर, ये मिरर दिया है, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है कि नहीं। कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा होगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि कॉनकेव मिरर है,
इस्तेमाल करते वक्त न्यूमेरिकल में आपको उसकी वैल्यू -20 पुट करनी है, इसको याद रखा जाए। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी इस्तेमाल करते वक्त। बोलने के लिए +20 बोल सकते हैं, -20 बोल सकते हैं, बट फॉर्मूला में तो आपको -20 डालना है। तो ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दूर जो है ऑब्जेक्ट रखा है। तो यू है कि वी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू है, तो यू की वैल्यू कितनी लेनी है 60, +60 की -60 तो बेटा -60। बेसिक साइन कन्वेंशन आपने को पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, लेफ्ट में जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, सिंपल -60 लेंगे, है कि नहीं। तो u आपका -60 है, f भी जो है आपका -20 है, तो v आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला है सर, अभी आपने अलग फॉर्मूला लिखा था या सामने तो अलग लिखा है, तो उसी का शॉर्ट वर्जन है ये। क्या फॉर्मूला था ओरिजिनल, 1/v + 1/u = 1/f। उसका शॉर्टकट देखो, v = uf/u - f। शॉर्टकट से जो है आंसर निकालते हैं। u की वैल्यू कितनी है, -60, है कि नहीं। f की वैल्यू कितनी है बेटा, f इज -20, और नीचे लिखना u - f, u इज -60, व्हाट इज u, -60, और ये -f तो +20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1200 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा -40, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से जो है -30 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। -30 मतलब लेफ्ट में है, और 30 सेंटीमीटर मतलब आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है अगर 60 पे है तो इमेज यहाँ पे कहीं होगी। दिस इज आवर इमेज लोकेशन। और डिस्टेंस कितना रखा है बेटा मैंने, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है। तो यहाँ पे जो है इमेज बनने वाली है। सर इमेज की हाइट बता दो, उसके लिए भी फॉर्मूला अपने पास, टेंशन मत लो, मिरर फॉर्मूला में ये भी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे लिखा था 2 mm, है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा हुआ रखा है, उसकी हाइट कितनी है, 2 mm का जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे सर, तो हाइट के लिए फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन। फिर से बता रहा हूँ, हाइट के लिए फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, m = -v/u, इसको याद रखें। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m = -v/u। तो -v/u अगर हम यहाँ से पुट करो, देखो v/u तो इधर से आ जाएगा, तो आपको मिलेगा f/f - u। इधर से जो है u को इधर खींच लो, आप एक और 2 फॉर्मूले आ गए मैग्निफिकेशन के, या तो -v/u याद रखो, या तो f/f - u। मैग्निफिकेशन सब लोग समझते हो, कितने गुना जो है इमेज बढ़ गई ऑब्जेक्ट के। मतलब मैग्निफिकेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ कॉमन सेंस। लेकिन असली फॉर्मूला जो है ये है f/f - u या -v/u, दोनों में से कुछ भी आप याद रख सकते हो, बेटर है सब कुछ याद रखो, खत्म करो। m = f/f - u डालते हैं इसमें, देखो f की वैल्यू -20, ये f की वैल्यू -20 प्लस u की वैल्यू कितनी है, सॉरी -u है, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो +60 यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, -20 अपॉन यहाँ जाएगा 40, तो -1/2, है ना। -1/2 मतलब आधा हो चुका है। क्या आधा हो चुका है, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। और माइनस मतलब नीचे की तरफ, उल्टा। तो देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर मुंह करके, तो इमेज जो है नीचे मुंह करके होगी। तो इमेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इमेज जो है नीचे होगी, ऐसे नीचे मुंह करके। ये रही आपकी इमेज, छोटी इमेज। छोटी क्यों बनाई सर, -1/2 है बेटा, मतलब आधा करना है। 1 mm 2 mm हाइट का जो है ऑब्जेक्ट था, उसका आधा कितना होता है, 1 mm का आपका इमेज बनेगा नीचे की तरफ, उल्टा, इन्वर्टेड इमेज है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेड मतलब कौन सा होगा, अभी बोला था रियल। तो इमेज की प्रॉपर्टी रियल, इन्वर्टेड और छोटा साइज बना, इसलिए डिमिनिश्ड बोला जाएगा। तो इन दैट सेंस इन फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, v = uf/u - f, और मैग्निफिकेशन का f/f - u या -v/u। इन फॉर्मूले से जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिखा है। तो हमने इससे पहले कौन सा मैग्निफिकेशन देखा था, हमने देखा था फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का -v/u, वो आपका हाइट का था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा, दिस इज नाउ लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता है। लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है लेटा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, AB नाम का ऑब्जेक्ट है, इसका जो है लेंथ है x है कि नहीं। और मिरर के सामने इसको रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है, इधर मान लो इस साइड इमेज बन रही है, इमेज इस साइड भी बन सकती है, इस साइड बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, इमेज जो है a', यहाँ पे बन रही है ऐसे। तो इमेज की लेंथ कितनी है बेटा, y। तो y/x कहलाएगा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसका फॉर्मूला क्या है सर, तो y/x में तो बोल दिया। उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, a पॉइंट का सेपरेट इमेज बनाना है a' और b पॉइंट का सेपरेट इमेज बनाना है b', और उनको लोकेट करके उनकी लेंथ निकाल के जो है आपको फाइनल लेंथ a' b' मिलने वाली है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जो है a और b को सेपरेट पॉइंट की तरह ट्रीट करना है, उनके जो है a' b' इमेज निकालने हैं, उससे आपको लेंथ पता चलेगी, फिर रेशो लेके मैग्निफिकेशन आएगा। लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला जरूर है, उसके लिए छोटा सा एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, अगर हम माने कि a b ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटू सा है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट जैसा, मतलब यहाँ से मिरर से जो है 10 मीटर दूरी पे पॉइंट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटी सी लेंथ है mm में, है ना। तो छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर है, इफ द लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, v²/u²। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल लाल वाला देख रहे हो, लाल वाला छोटा सा ये लेंथ है कि नहीं, इतना सा। मान लो कि ये मिरर से डिस्टेंस है आपका 20 मीटर, ओके, और ये 1 mm का है। तो 1 mm बहुत छोटा है 20 मीटर के सामने, इट इज एज गुड एज अ पॉइंट। तो छोटी सी लेंथ है अपने ऑब्जेक्ट की, तो लगा जाके जो है फॉर्मूला काम करेगा, v²/u² जो है आपका, ये आपका u है 20, v जो भी बनेगा 20 के हिसाब से, v²/u² लगा के आपको पता चलेगा कि लेंथ ऑफ द इमेज कितनी आने वाली है। तो 2 फॉर्मूले आपको याद हो गए, है ना। छोटा फॉर्मूला पहला क्या है,
कि क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है अच्छी लेंथ वाला तो ए और बी पॉइंट को सेपरेट सेपरेट ट्रीट करना है। छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर है तो सिंपल फॉर्मूला है v² पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी चीज़ों के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है मैंने, आपके पास जो है ये डायमीटर ऑफ द सन इमेज है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कॉनकेव मिरर है, सन उसके ऊपर सन की सनलाइट जो है उसके ऊपर गिर रही है, तो सन की इमेज बनेगी, उसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो d = f थीटा, सिंपल सा फॉर्मूला है। थीटा क्या है सर, थीटा इज व्हाट, इफ सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन, रेडियन में रखना है थीटा को, थीटा रेडियन का जो है सन एंगल सबटेंड कर रहा है किसके ऊपर, एट द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, मिरर के ऊपर पोल के ऊपर जो है एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है, तो डायमीटर ऑफ द इमेज कितनी बनने वाली है, f × थीटा, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, थीटा रेडियन में होना चाहिए, इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, टू मिरर जो है कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, एक मिरर देखा, दो मिरर देखे, नहीं दो मिरर नहीं देखे अभी देखेंगे, एक मिरर के सामने दूसरा मिरर देखा है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है पहला इमेज बनाएगा M1 मिरर से, M1 मिरर पे जो है पहला रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसे आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। फिर जो है जो M1 इमेज बनाएगा वो M2 के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, एंड दैट विल बी द कंटिन्यूइंग थिंग, बट हमें जो है M2 की इमेज निकालनी है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ, फटाफट छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट से जो है इंसिडेंट रे निकाली ऐसे, है कि नहीं, और ये M1 पे जाके गिरेगी ऐसी रे, ठीक है। अब जो है M1 ये रे कहाँ भेजेगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल सी बात है, इस M1 मिरर के लिए f की वैल्यू कितनी है, कॉनकेव मिरर है तो -10 लेनी है आपको f की वैल्यू, और u की वैल्यू -15 है कि नहीं, u की वैल्यू कितनी है -15, तो v निकाल लेते हैं। तो v का फॉर्मूला क्या है, v = uf/u - f। ध्यान से देखिए u की वैल्यू में रख रहा हूँ -15, f की वैल्यू रख रहा हूँ -10, और नीचे जो है -15 ये +10 हो जाएगा, माइनस माइनस का, तो 150 बच रहा है ऊपर और नीचे बच रहा है -5, तो -30 आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए -30 v की वैल्यू आ रही है, माइनस मतलब लेफ्ट में, तो 30 देखो ये 15 है तो यहाँ पे और 15 कर देते हैं। यहाँ पे जो है इमेज बनने वाली है, ध्यान से देखिए ये I1 इमेज जो M1 ने बनाई वो यहाँ पे बनने वाली है, तो रे इस तरह से आएगी, तो ये रे आ गई आपकी, है ना। M1 ने इमेज बना दी बेटा, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहाँ पे बना दी। कितना डिस्टेंस है सर ये, तो अभी निकाला हमने 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना था 30 सेंटीमीटर। अब ये रे जो है आगे ट्रैवल करेगी ऐसे और इस मिरर पे गिरेगी, है ना, इस मिरर पे गिरेगी, तो इस मिरर को क्या लगेगा, रे कहाँ से आ रही है, इस I1 से, I1 जो इमेज बनी है मिरर M1 की वजह से वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी M2 के लिए। M2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका ये वाला रहेगा, है कि नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका 10 बच जाएगा, 40 में से 30 गया, 10 सेंटीमीटर। तो M2 के लिए जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर में, तो U की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10, प्लस की माइनस, ध्यान सुनना, इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, लेफ्ट में, M2 मिरर की बात हो रही है, M2 मिरर के लिए इंसिडेंट रे जो है लेफ्ट में जा रही है, तो ये साइड आपकी पॉजिटिव हो गई और ये साइड क्या हो गई, निगेटिव हो गई, उल्टा इस बार, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, अगर हम U निकाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U आता है आपका -10, है ना, U की वैल्यू कितनी आ रही है -10 आ रही है M2 के लिए, और इसकी फोकल लेंथ कितनी लेनी है हमें, कॉन्वेक्स मिरर है तो +15 लेनी पड़ेगी, तो V निकालते हैं, v = uf/u - f। फटाफट देखो U की वैल्यू -10, ये क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय आपको मिलेगा 15 फोकल लेंथ, u - f -10 -15 तो कितना आ रही है -150 अपॉन -25, +6 आ रहा है, देखो ध्यान से +6, प्लस मतलब कहाँ, इंसिडेंट रे की दिशा में, इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, लेफ्ट में, तो +6 मतलब बेटा लेफ्ट में जाना है अपने को पोल से। यहाँ पे जो है फाइनल इमेज आपको दिखने को मिलेगी, ये फाइनल इमेज I2 यहाँ पे मिलेगी, तो ये रे मतलब इस तरह से रिफ्लेक्ट होने वाली है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी है, M2 के पीछे बनी है 6 सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, तो वर्चुअल इमेज जो है क्या बोलते हैं 6 सेंटीमीटर पीछे आपको I2 मिलती है। पहला रिफ्लेक्शन हुआ M1 पे, दूसरा हुआ M2 पे। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। मुद्दा क्या है, क्वेश्चन तो मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया, मुद्दा ये है कि जो इमेज M1 बनाएगा वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी M2 मिरर के लिए। इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, चलिए फटाफट देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज के हमने फॉर्मूले देखे थे प्लेन मिरर पे, अब स्फेरिकल मिरर की बारी है। स्फेरिकल मिरर में जो है दो प्रकार के जो है आपको केसेस दिखाए मैंने। ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, आड़वा वाला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वाले कंपोनेंट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेक्टर फॉर्म में है, साइन के साथ डालना है, सिंपल सी बात है, ये राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, उसके हिसाब से फिर ये जो है नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिलेट करना है, कौन से कंपोनेंट, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाले के। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, उड़ रहा है ऑब्जेक्ट हवा में, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो कंपोनेंट रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है चालू होना चाहिए, ऊपर जा रहा है ये कंपोनेंट। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू v/u टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो इमेज लेफ्ट में आती है, माइनस है फॉर्मूला में। तो इस तरीके से फॉर्मूला के जो है प्लस माइनस का भी ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये दो फॉर्मूले सिंपल से, इसको याद रखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, या तो ये केस आएगा या तो ये केस आएगा,
दोनों कॉम्बिनेशन होकर आ सकता है क्या? तो जेईई मेंस में नहीं आ सकता। नेक्स्ट टाइम जो बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर क्या होता है सर? मिरर की पावर मतलब मिरर का जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, कितना वो कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग एक्शन को पॉजिटिव पावर से डिनोट किया जाता है और डाइवर्जिंग एक्शन को निगेटिव पावर से डिनोट किया जाता है। दैट इज वाई पावर का फॉर्मूला है -1/f। फॉर एग्जाम्पल फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर किसी मिरर की, 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो हम कितनी लेंगे? -20 लेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और पावर पॉजिटिव आ जाएगी। कन्वर्जेंस मींस पॉजिटिव पावर। तो सिंपल सी बात है, मिरर के पावर का फॉर्मूला है -1/f और f की वैल्यू विच साइन रखनी है? कॉनकेव मिरर होगा तो माइनस रखना है और क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर होगा तो प्लस रखना है। फॉर्मूला का माइनस अलग है। तो इस तरीके से इस बात को खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, क्या है न्यूटन फॉर्मूला? न्यूटन को जो है हर जगह कीड़ा करना है। इधर भी आ गया न्यूटन ऑप्टिक्स में। तो न्यूटन ने क्या बोला है देखो, x1 x2 दो चीजें डिफाइन की है। u मतलब क्या होता है? u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v मतलब इमेज डिस्टेंस। बट ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? पोल से लेते हैं। लेकिन न्यूटन बोला नहीं भाई, मैं तो फोकस से लूंगा और विदाउट साइन लूंगा, मतलब साइन कन्वेंशन नहीं, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, हर कोई चीज प्लस होगी। तो सिंपल न्यूटन ने बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहां से लो? फोकस से। इमेज डिस्टेंस भी कहां से लो? फोकस से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोल दिया हमने x1, इमेज डिस्टेंस को बोल दिया x2। न्यूटन ने बोला x1 x2 इज इक्वल टू f², बात खत्म। x1 x2 इज इक्वल टू f², ये फॉर्मूला न्यूटन का है। x1 में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखना है, x2 में आपको इमेज डिस्टेंस रखना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन f² के बराबर आएगा। इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, डिस्टेंस रखने, नो प्लस नो माइनस, सिंपल डिस्टेंस 8 10 जो भी है कि नहीं। इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये न्यूटन फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन का छोटा सा पार्ट जो था हमने उसको कवर कर लिया है। रिफ्रैक्शन में घुसते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है देखो, एक इंसिडेंट लाइट है ना, वो मीडियम के अंदर घुस रही है। अभी पहले क्या होता था, लाइट ऐसे आती थी और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस जाती थी। अब मीडियम चेंज होगा। अब मीडियम की बाउंड्री में जो है यहाँ पे मिरर नहीं है, अंदर लाइट घुसने वाली है कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई चीज होती है। मीडियम कितना डेंसर है कितना रेयर है वो मेजर करने का काम किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा, घना होगा। यहाँ पे μ1 μ2 μ3 इस तरीके से जो है आपको 3 मीडियम दिखाई देंगे। लाइट रे आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, फिर μ2 है, फिर आपका क्या है μ3 है ना। इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। पहला चैप्टर वही है, पहला कॉन्सेप्ट वही है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंसेस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में वो रिलेशन बना करके देता है। ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I, और यहाँ पे मीडियम कौन सा है? μ1। नीचे का एंगल कौन सा है? R, और यहाँ पे मीडियम कौन सा है? μ2। फिर इधर R है, फिर μ2 है, थीटा है और μ3 है। तो सबको रिलेट कर दो, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R इज इक्वल टू μ3 sin थीटा। इस तरीके से जो है उस पर्टिकुलर मीडियम का एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साथ में आते हैं, म्यू और साइन है ना। उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एंगल क्या है? I, तो साइन आई, म्यू साइन आई, μ2 साइन आर, μ3 साइन थीटा। इस तरह से जितने रिफ्रैक्शंस होंगे उस तरीके से स्नेल्स लॉ आगे बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे λ1 क्या है सर? तो लाइट को बेटा वेव भी होता है, लाइट जो है वेव नेचर भी शो करता है। लाइट का वेवलेंथ अगर इस मीडियम में λ1 है तो दूसरे मीडियम में कितना होगा? λ2 होगा, तीसरे मीडियम में कितना होगा? λ3 होगा। लाइट की 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जो है हर मीडियम में सेम रहती है कि नहीं, सोर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन वेवलेंथ और स्पीड डेंसर मीडियम में जाने से कम हो जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, वेवलेंथ और स्पीड डेंसर मीडियम में जाने से जो है क्या बोलते हैं? कम हो जाती है कि नहीं। दैट इज हाउ λ1, λ2, λ3 आपको 3 वेवलेंथ अलग अलग दिखने को मिलेंगी। इनका रेशो कैसे लेते हैं सर? तो देखो फॉर्मूला म्यू का फॉर्मूला क्या है? C/V मीडियम है ना। उसके पहले वो बाद में डिस्कस करते हैं। μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1। मतलब क्या बोलते हैं? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। इसलिए तो मैंने बोला जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम वेवलेंथ या स्पीड होगी। तो μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1 इज इक्वल टू v2/v1, ये स्पीड से लाइट की, और sin r/sin I। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा म्यू का फॉर्मूला देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू C/V मीडियम। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू C/V मीडियम। V मतलब मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना। तो C/V करेंगे तो म्यू आ जाएगा आपका। आप यहाँ से देख सकते हो, C तो कांस्टेंट है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। जितना मीडियम घना होगा उतनी स्पीड क्या होगी? कम होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अपने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए। एयर या वैक्यूम का दोनों को सेम ही मानते हैं हम लोग, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं हम लोग। वाटर का 4/3 रहते हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेते हैं 1.5 लेते हैं। उसके बाद ये रेशियो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है स्नेल्स लॉ जो हमने देखा था, कौन सा स्नेल्स लॉ सर? स्नेल्स लॉ ये वाला भाई कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। दो रिफ्रैक्शन अगर हो रहे, एक रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो, है ना। उसका वेक्टर फॉर्म क्या है? तो ये देखो वेक्टर फॉर्म, μ1 मतलब ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? यहाँ पे μ1 था ना, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, है कि नहीं। और यहाँ पे एंगल कौन सा था? I था। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल वर्टिकल दिशा में ऊपर, नॉर्मल को n कैप बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो है μ1 I कैप इंटू n कैप। I कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, n कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो μ1 इज इक्वल टू μ1 इंटू I कैप क्रॉस n कैप, और इसको इक्वेट करना है μ2 इंटू R कैप क्रॉस n कैप। R कैप क्या है? रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसको अगर क्वेश्चन में आता है वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला सिंपल से याद रखो।
उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है रिफ्रैक्शन होने से जो है चीजें हमें पास दिखती है। अगर हम डेंसर मीडियम में दिख रहे हैं तो हमें चीज क्या दिखेगी, पास दिखेगी। अगर हम रेयर मीडियम में देख रहे हैं तो हमें चीज क्या दिखेगी, दूर दिखेगी। तो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है ना। ध्यान से देखिएगा, ये एक मीडियम है, ये क्या है, एक मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब मीडियम क्या है, डेंसर है, और ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है और उसको देखनी है ऑब्जेक्ट जो है अंदर रखा हुआ है। मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सब पानी है, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम पे दिखने पे कहाँ दिखेगा, पास दिखेगा। ऑब्जेक्ट असलियत में कितना डिस्टेंस दूर है, सरफेस से, सरफेस से d डिस्टेंस दूर, तो इमेज कहाँ बनेगी, d डैश पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, थोड़ा पास दिखेगी। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, थोड़ा सा पास दिखेगा उसको। तो कितना पास दिखेगा, उसके लिए फॉर्मूला है d और d डैश। d का नाम है रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट और d डैश हमें दिख रहा है, दैट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज। तो d डैश और d में क्या दीदार है, क्या रिलेशन है कि नहीं, तो उसको देखिए ध्यान से। d डैश इज इक्वल टू d इंटू ब्रैकेट μ1 बाय μ2, इस तरीके से आप याद रखो। अगर आपको पता है कि भाई d डैश जो है आपका कम आने वाला है तो μ1 बाय μ2 ले लेना, और अगर आपको पता है कि d डैश ज्यादा आने वाला है तो μ2 बाय μ1 ले लेना, है ना। बेसिकली μ1 बाय μ2 का रेशो आपको लेना है। एक रेशो जो होगा ये μ1 बाय μ2 या μ2 बाय μ1, है ना। एक रेशो लेस देन 1 होगा, एक ग्रेटर देन 1 होगा। जिस जगह पे आपको जो जरूरत है बढ़ाना घटाना, उसके हिसाब से जो है आपको d डैश इज इक्वल टू d इंटू ब्रैकेट μ1 बाय μ2 लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी रियल डेप्थ जो है 40 है और मेरे को एपरेंट डेप्थ कम करनी है, तो मैं वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो लूंगा जो लेस देन 1 हो, अगर बढ़ाने तो ग्रेटर देन 1। बढ़ाते कब है हम लोग, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, रेयर मीडियम में रखा होता है। ये सब बातें क्लास में डिस्कस हो चुकी है, दिस इज जस्ट रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट 18 देखो, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब कैसा मीडियम है सर, डेंसर मीडियम। हम जनरली ग्लास स्लैब को एयर में रखते हैं, तो एयर का मुकाबले ग्लास कैसा हो गया, डेंसर मीडियम। तो ग्लास स्लैब से कोई चीज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, मतलब ग्लास स्लैब सामने रखा है और उसके बाजू की चीज हमें देखनी है, तो कहां दिखेगी, डेंसर मीडियम के थ्रू हम व्यू कर रहे हैं, पास दिखेगी। तो कितना पास दिखेगी, उसी को बोलते हैं शिफ्ट। तो ध्यान से देखिएगा, एक ग्लास स्लैब है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखो यहाँ से मेरे को ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, पास दिखेगा, बिकॉज आई एम वीविंग थ्रू अ डेंसर मीडियम। कितना पास दिखेगा, उसको बोलते हैं शिफ्ट, है ना। उस शिफ्ट का फॉर्मूला है t इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब ये t क्या है साला, t मतलब क्या है बेटा आपका, बताओ। t मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। साइड में तो मैंने एयर माना है, इसलिए यहाँ पे 1 आता है। अगर यहाँ पे एयर नहीं होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की जगह आ जाता। तो एनीवेज शिफ्ट का फॉर्मूला है t इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। इतने शिफ्ट से जो है ऑब्जेक्ट आपको पास दिखेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऑब्जर्वर बन के, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है और शिफ्ट आती है 5 सेंटीमीटर, तो मेरे को इमेज 5 सेंटीमीटर पास दिखेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द शिफ्ट हियर। तो शिफ्ट हमेशा सर पास दिखाती है क्या, नहीं। अगर आपकी शिफ्ट कैलकुलेट करने पे, ये फॉर्मूला लगाने पे शिफ्ट अगर पॉजिटिव आती है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की दिशा में आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। और शिफ्ट अगर नेगेटिव आती है तो आपको डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के विरुद्ध दिशा में जो है क्या करना है, शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्ट आपको जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है स्लैब का और सराउंडिंग में रेयर मीडियम है, नॉर्मल कंडीशन है। शिफ्ट अगर पॉजिटिव आती है तो इंसिडेंट रे कहाँ है, इंसिडेंट रे कहाँ से निकलती है बेटा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से इस तरफ इंसिडेंट रे निकलेंगे ऑब्जर्वर की तरफ, इसलिए मैंने शिफ्ट कहाँ किया, इस तरफ किया, पास किया, है ना। अगर शिफ्ट निगेटिव आती है आपकी फॉर्मूला में डालने के बाद, तो आपको जो है क्या करना है, उसके बाद जो है इंसिडेंट रे के विरुद्ध दिशा में जो है आपको शिफ्ट करना है ऑब्जेक्ट से इमेज को। इसको याद रखें। तो ये आपका स्लैब का खेल खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए मल्टीपल स्लैब्स, है ना। स्लैब का जो शिफ्ट होता है दे आर सिंपली एडिटिव्स। एक 3 स्लैब रख दिया आपने, 1 2 3 स्लैब रख दिए, तो तीनों की सेपरेट शिफ्ट निकाल के तीनों को ऐड करके फिर टोटल शिफ्ट आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 3 स्लैब है यहाँ पे, μ1 μ2 μ3, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ नेमिंग हो गया है, μ1 को T3 लिख दिया मैंने, एनीवेज बट 3 स्लैब्स है अपने पास, है ना। और यहाँ पे कोई जो है कॉइन रखा है, दिख रहा है आपको, ऑब्जर्वर ऊपर है, बीच में जो है स्लैब्स रखे हैं 3 और एक कॉइन देख रहा है उसको, है ना। तो कॉइन जो है ऑब्जर्वर क्या करते हैं, कॉइन को देख रहे हैं, है कि नहीं। तो कॉइन कहाँ दिखेगा, पास दिखेगा, क्योंकि बीच में डेंसर मीडियम आए बहुत सारे। तो कितना पास दिखेगा, तो तीनों की शिफ्ट निकालो, S1 S2 S3। टोटल शिफ्ट अगर 10 सेंटीमीटर आ रही है तो 10 सेंटीमीटर से ये कॉइन जो है ऊपर उसको दिखेगा। तो शिफ्ट आर एडिटिव, ध्यान रखिए, शिफ्ट आर क्या है, एडिटिव है ना। 3 स्लैब्स अगर है, तीनों की शिफ्ट सेपरेटली निकालो और उससे जो है उसको खिसका दो। तो इस तरीके से शिफ्ट आर एडिटिव। और एक और चीज, स्लैब जो होते हैं ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, चलो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है ऐसे स्लैब रखा है और दूसरा स्लैब यहाँ पे रखा है और तीसरा स्लैब जो है यहाँ पे रखा है कि नहीं। 3 स्लैब है कि नहीं। तीनों के शिफ्ट क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आता है कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है और बीच में क्या है, μ3 है। और बीच में हर किसी के जो है एयर होगी, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी एयर, बाकी सब जगह पे एयर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जो सर जो है ना, आपने लिखा है कि μ1 μ2 μ3 चिपके हुए हैं, तीनों एक साथ चिपके हुए हैं, तो भी शिफ्ट का फॉर्मूला में आपको क्या करना है, यही इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है शिफ्ट के फॉर्मूला में, सराउंडिंग में आपको एयर ही मानना होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। ये शिफ्ट के फॉर्मूला क्या लिखा है, t इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो यहाँ पे 1 जो है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसे मत सोचना कि μ1 का सराउंडिंग μ2 है, μ2 का सराउंडिंग μ3 है, कुछ नहीं। तीनों का सेपरेट जो है क्या बोलते हैं, एक ही फॉर्मूला से आपको शिफ्ट निकालना है। ये रहा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला से, ये वाला। इस फॉर्मूला से जो है तीनों का शिफ्ट निकालना है। तीनों के सराउंडिंग में 1 ही आएगा, इधर एयर ही लेना है कि नहीं। तो तीनों का सेपरेट शिफ्ट निकालो, डायरेक्टली ऐड करो, टोटल शिफ्ट वही बन जाएगा, बात खत्म, है कि नहीं। उसके बाद आते हैं स्लैब मिरर कॉम्बिनेशन पे। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन।
क्या हो गया ये, झूम झूम झूम। ओके, ये देखिए स्लैब मिरर कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे बीच में स्लैब रखा है और एक मिरर भी है। आपको बोलेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, बताओ इमेज कहाँ बन रही है, ध्यान से देखिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मिरर है, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, कॉमन सेंस है, ऑब्जर्वर मिरर के पीछे तो हो नहीं सकता, इधर लाइट जा नहीं सकती कभी, तो ऑब्जर्वर इस साइड का भी होगा, इस साइड कहीं पे होगा ऑब्जर्वर आपका, है ना, क्योंकि मिरर के पीछे कैसे ऑब्जर्वर होगा तो उसको दिखेगा कैसे। एनीवेज ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, बीच में स्लैब है, मिरर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, और फिर जाके जो है क्या बोलते हैं आपको फाइनल इमेज दिखने वाला है। शॉर्टकट सुनना, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें, शॉर्टकट सुनो, काम की चीज सुनो, वन शॉट लेक्चर है। तो इसमें क्या करना होता है, स्लैब का शिफ्ट निकालो। पहले तो क्या करो, स्लैब का शिफ्ट निकालो। यहाँ पे जो है मैं स्लैब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कितना ले लूँ यार, इसका 2 ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 2 ले लिया है ना, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। तो ये स्लैब है, इसका शिफ्ट निकाल लेते फटाफट। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू, है ना। टी कितना है यहाँ पे देखो 2, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना है 2, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट आ रहा है, देखो है कि नहीं बेटा, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप एक काम करो, स्लैब को हटा दो। अरे स्लैब को क्यों हटा दे, स्लैब का शिफ्ट आ लिया ना भाई, एक बार स्लैब का शिफ्ट ले लिया, स्लैब को क्वेश्चन से क्या कर दो, हटा दो। अब यहाँ से स्लैब निकाल दो, स्लैब का काम खत्म। अरे सर स्लैब का काम खत्म कर दिया आपने, स्लैब का काम क्या था भाई, शिफ्ट लाना। शिफ्ट कितना है 1 सेंटीमीटर। अब मिरर को 1 सेंटीमीटर से खिसका देंगे, ध्यान से देखना। मिरर जो है आपका, इस मिरर को जो है मैं 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। इमेजिन करो कि पहला मिरर गया भाड़ में, पहला स्लैब भी गया भाड़ में, नया क्वेश्चन आ चुका है, ये भी गया ये भी गया। अब नया जो मिरर है 1 सेंटीमीटर से जो है पास खिसका लेना। पास क्यों खिसका है सर, क्योंकि पॉजिटिव शिफ्ट आया अपना, तो 1 सेंटीमीटर पास जो है आपने क्या कर दिया, इसको जो है मिरर को खिसका दिया, है ना। अब जो है नए मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ध्यान से देखिएगा। अब ये डिस्टेंस बच जाएगा 5, 5 और ये 2 7, 7 और 10 जो है कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 का डिस्टेंस जो है अभी आपके पास बच जाता है कि नहीं। तो आप देखिए नए वाले मिरर से ऑब्जेक्ट अगर 17 दूर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा 17 दूर बनेगी। तो इमेज इस साइड बनने वाली है आपकी, ऑब्जर्वर उस साइड है लेकिन इमेज इस साइड बनेगी। नए वाले मिरर से 17 दूर, नए वाले मिरर से जो है 17 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो दूर बनेगी। तो पुराने वाले मिरर से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि पुराना ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर पीछे है। आंसर करते वक्त हमें पुराने वाले के हिसाब से देना होता है। पुराने वाले मिरर से हमारा फाइनल इमेज बनता है 16 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे फाइनल इमेज बनता है कि नहीं, फाइनल इमेज। सर आपने क्या किया है, अरे क्वेश्चन सॉल्व किया भाई। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जब भी स्लैब आए क्वेश्चन में, स्लैब का शिफ्ट ले लो, फिर से सुनो, स्लैब का शिफ्ट ले लो, स्लैब को क्वेश्चन से निकाल दो, उसके बाद बचेगा सिर्फ मिरर और ऑब्जेक्ट, है ना। और स्लैब का जितना शिफ्ट आया है उतने शिफ्ट से मिरर को क्या कर दो, खिसका दो। फिर आपके पास क्या बचेगा, खिसका हुआ मिरर और एक ऑब्जेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट और मिरर का तो आप कर ही सकते हो। प्लेन मिरर होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर होगा तो सिंपल मिरर और ऑब्जेक्ट में तो है यू वी इस्तेमाल करके आप जो है बाकी आंसर निकाल सकते हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें, स्लैब और मिरर कॉम्बिनेशन में क्या करना है, स्लैब की शिफ्ट लेके मिरर को शिफ्ट करना है, स्लैब को टाटा बाय बाय करना है। नए क्वेश्चन में आपके पास बचेगा नया मिरर, खिसका हुआ मिरर और ऑब्जेक्ट, और उसके हिसाब से फिर आंसर निकालना है आपको। खत्म बात, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखें, आपके जो मार्क्स पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट 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 टंग टंग टंग, टीआईआर है, अरे टीआईआर इतनी जल्दी कैसे आ गया। एनीवे चलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। टीआईआर में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना अभी। व्हेनेवर रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ध्यान सुनना, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो आप सब जानते हो रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ध्यान से देखिएगा, ये अपना डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, नो कंफ्यूजन होना चाहिए। यहाँ पे जो है अपना क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम है, और ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर जब भी आपकी लाइट रे जाएगी, ध्यान सुनना, डेंसर से रेयर जब भी आपकी लाइट रे जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपका आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं। जितना बड़ा आई होगा उतना ही बड़ा ऊपर क्या होने वाला है, आर होने वाला है। तो आपने आई बढ़ा दिया, मतलब आपने लाइट और टेढ़ी फेंकी, तो दूसरी वाली लाइट रे देखो, पहली लाइट रे तो आप दिख रही है, आई पे गई, आर पे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। दूसरी लाइट रे से आ रही है, कहाँ से ट्रैवल करिए, डेंसर से रेयर, तो रेयर की बाउंड्री पे आई और एक क्रिटिकल एंगल आता है, उस पर जो है ग्रेजिंग हो जाता है कि नहीं। एक क्रिटिकल एंगल पे अगर आपने लाइट फेंकी तो लाइट क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है सरफेस के, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ ग्रेजिंग कंडीशन, ग्रेजिंग हो रहा है। ग्रेजिंग क्या होता है, व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं आईसी, कि बाहर निकलने वाली लाइट बाहर नहीं निकलती, उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। निकलने वाली रिफ्रैक्टेड रे जो है आपका 90 डिग्री पे जो है क्या होता है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाता है, एंड दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब लाइट और टेढ़ी फेंकी आपने, तो मात्र जो है, अभी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था जो क्रिटिकल से छोटा था, तो लाइट क्या निकल रही थी, बाहर निकल रही थी। व्हेन आई इज लेस देन आईसी, तो लाइट बाहर निकलती है बेटा, लाइट बाहर निकलती है। अगर आई जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या करती है, ग्रेज करती है
क्या करती है, ग्रेज करती है। अगर आपने जो है बहुत टेढ़ी लाइट फेंक दी, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया, तो लाइट बाहर निकलना बंद हो जाएगा। लाइट विल बी इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बाहर निकलेगी ही नहीं, अंदर के अंदर क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसको बोलते हैं TIR। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 100% लाइट, 100% लाइट जो है अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ऐसे जाती है लाइट, बोलती है बाहर नहीं जाऊंगी, अंदर ही आऊंगी, रिफ्लेक्ट होकर जो है अंदर आ जाती है। प्योर रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे मिरर जैसा ये सरफेस काम करने लग जाता है। वो कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ग्रेटर देन किससे हो, क्रिटिकल एंगल से। और ये सब तभी पॉसिबल है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, हमेशा नहीं होता है ये सिर्फ उसी केस में वैलिड है जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। तो सिंपल सी बात है, TIR को याद रखना है। उसके बाद जो है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन IC इज इक्वल टू म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। रेरर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेशो जो है ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइन IC। क्रिटिकल एंगल निकालना है अगर किसी मीडियम का, तो साइन IC का फॉर्मूला होता है म्यू आर अपॉन म्यू डी, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूँ, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, सिंपल सा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, फटाफट देखो। मान लो मेरे पास जो है इस तरह का एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, बाहर है एयर हर जगह पे, है ना, और मेरी लाइट जो है इस तरह से जा रही है, देखो स्लैब के अंदर से लाइट बाहर जाना चाहती है। बाहर कहाँ जाना चाहती है लाइट, एयर में जाना चाहती है। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है बेटा, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो एयर में जाना चाहती है। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन IC इज इक्वल टू रेरर, रेरर मतलब एयर अपॉन डेंसर मतलब √2। तो यहाँ पे IC की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री आ रही है ना। क्रिटिकल एंगल 45 है, मतलब यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो 45 से छोटा होगा तो ही लाइट बाहर निकलेगी, 45 होगा तो ग्रेस होगा, 45 से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, स्वाहा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल लेता हूँ मैं 60 डिग्री, जो कि 45 से बड़ा है, तो लाइट क्या हो जाएगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी, लाइट बाहर निकलेगी नहीं। इस तरह का डायग्राम बनेगा, है ना। यहाँ पे एंगल 30 होता, लेस देन 45 होता, तो लाइट क्या होती, बाहर निकलती। तो सिंपल सा फंडा है, क्रिटिकल एंगल जो है उसको डिसाइड करने के बाद, उसको कैलकुलेट करने के बाद आप बता सकते हो कि डेंसर मीडियम से लाइट रेयर में निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो 3 कैसे याद रखिए, क्रिटिकल एंगल जो है आपका उससे छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट पक्का बाहर निकलेगी। क्रिटिकल एंगल पे जो है ग्रेजिंग होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस आप रखते हो तो आपकी लाइट जो है TIR हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे की स्लाइड कवर करते हैं। तो हमने अभी देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किस तरह से क्रिटिकल एंगल हमने डिफाइन किया था, साइन IC इज इक्वल टू म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। अब देखिए यहाँ पे डेविएशन की टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं। तो देखना कि ये जो है इंसिडेंट रे की ओरिजिनल दिशा थी। अपना रे जो है इंसिडेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, और रे आपका जो है क्या बोलते हैं डेंसर से रेरर जाएगा तो कुछ डेविएशन होगा उसका। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रे मीडियम के बाहर निकल चुका है, थोड़ा सा डेविएशन यहाँ पे हुआ है। इस डेविएशन को अगर मैं प्लॉट करूँ, उसका जो है क्या बोलते हैं ग्राफ बनाऊंगा, तो डेविएशन वर्सेस जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ देखने को आपको मिलेगा, है ना। इस ग्राफ में क्या दिखाया सर, तो पहले जब इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मतलब जो है लाइट ऐसे नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल जाएगी तो आर पार निकल जाएगी, देयर विल बी नो डेविएशन, है कि नहीं। एंड दैट इज व्हेन आपका जो है क्या बोलते हैं डेविएशन 0 होगा, तो ग्राफ कहाँ चालू होता है 0,0 से। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो डेविएशन भी क्या होने वाला है आपका 0 होने वाला है। उसके बाद देखिए ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ये वाला लाइट रे जो है पहले ऐसे वर्टिकल थी फिर टेढ़ी होती जाएगी, तो उसके साथ ही आपका डेविएशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देयर विल बी पॉइंट इन दिस ग्राफ वेयर जो है आपको डेविएशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन, है कि नहीं। और मैक्सिमम डेविएशन कौन सा एंगल पे आता है, क्रिटिकल एंगल पे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग होती है और मैक्सिमम जो है आपका डेविएशन बनता है। तो ये वाला जो केस है जहाँ पे आपकी ग्रेजिंग हो रही है, ये वाला आपका केस है जहाँ पे क्या बोलते हैं मैक्सिमम डेविएशन आपका आने वाला है क्रिटिकल एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जो है तो जो है रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है। रिफ्लेक्शन में जो है आप सब लोग जानते हो, रिफ्लेक्शन में डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 - 2i, है ना। सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा था। एंड दैट इज व्हेन ये ग्राफ आपका ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, और जब 90 डिग्री पे आपका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, मतलब लगभग ग्रेजिंग रे हो जाएगी, तो ग्रेजिंग आर पार चल जाएगी बाउंड्री के ऊपर, फिर से डेविएशन आपका कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ को रिमेंबर कर सकते हैं, छोटा सा ग्राफ है, इसके पॉइंट याद रखें। 0 चालू होता है, π/2 पे खत्म होता है, और क्रिटिकल एंगल पे इसका जो है एसिम्पटोट बनता है, यहाँ से टूट के ग्राफ जो है यहाँ पे चालू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या है, तो अभी हमने देखा था कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल पे जो है लाइट ग्रेजिंग करती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो उसके बाद जो है आपका लाइट बाहर नहीं निकलता मीडियम के, TIR होकर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे केस देखिए, यहाँ पे एक तालाब है, दिख रहा है आपको, ये तालाब है।
तालाब में जो है थोड़ा सा नीचे एच हाइट नीचे लाइट सोर्स है। एच हाइट नीचे क्या है बेटा, एक लाइट सोर्स है कि नहीं, तालाब में एच हाइट नीचे लाइट सोर्स है। इसमें से निकलने वाली लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, पानी से जो है एयर में ट्रैवल कर रही है, मतलब डेंसर टू एयर मीडियम ट्रैवल कर रही है। सारी लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल तक जो है जो लाइट बाहर निकलेगी उतनी ही लाइट आपको बाहर दिखने को मिलने वाली है, उसके बाद कोई भी लाइट बाहर नहीं जा पाएगी। तो इस रे को देखिए, ये जो अपना क्रिटिकल रे है, ये वाला क्रिटिकल रे, ये जो है ग्रेजिंग होगा, इसके बाद जो भी रे इस साइड जाएंगे वो टीआईआर हो जाएंगे, लाइट बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए आप 3D में इस्तेमाल करो, सोचो तीनों तरफ जो है क्रिटिकल एंगल पे जो है तीनों एक्सिस पे अगर रेज निकलेंगे तो आपको पानी के ऊपर एक सर्कल दिखेगा, है ना। तो जो जब भी हम तालाब में देखते हैं, कोई बल्ब लगाए तालाब के अंदर, तो हमें एक सर्कल दिखता है ऐसे तालाब के ऊपर, है ना, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस इसको बोलते हैं। उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से R = h/√μ² - 1, ये रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, बिल्कुल ये काम का फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला क्या है, h/√μ² - 1, h इज द डेप्थ ऑफ द सोर्स। उसके बाद जो है ऑप्टिक फाइबर पे आ जाइए। ऑप्टिक फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल होता है लाइट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है ट्रैवल करवाने के लिए। समंदर के अंदर जो ऑप्टिक फाइबर होते हैं उसी से हमारा इंटरनेट चलता है, यूएस से लेके इंडिया तक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो नहीं, 1-2 सेकंड में आपका डेटा ट्रैवल करके आ जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है ऐसे, है कि नहीं, एक मटेरियल मीडियम का बना हुआ होता है। कौन सा मटेरियल होता है, तो क्वार्ट्ज, ग्लास का एक टाइप है, क्वार्ट्ज से बने होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर्स। और उसके अंदर जब लाइट जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट आ रही है, अंदर मुड़ जाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे आर है, लाइट जो है एयर से आई या वाटर से आई ऐसे मानो, और किस में घुस गई, आर, यहाँ पे एयर ले रहा हूँ मैं फॉर रेफरेंस, क्योंकि ये डेटा मैंने एयर के लिए निकाला है। तो एयर जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे है, वहाँ से लाइट अंदर घुस जाती है ऐसे, एयर से जो है क्वार्ट्ज में घुस गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, टीआईआर होना चाहिए। टीआईआर होने के कारण जो है लाइट अंदर ही ट्रैप होती रहेगी, टक 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 ऐसे करते करते लाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगी, लाइट का कोई भी हिस्सा पाइप के या आपके ऑप्टिक फाइबर के बाहर नहीं आएगा। दैट इज द क्या बोलते हैं यूज ऑफ दिस टीआईआर थिंग इन दिस ऑप्टिक फाइबर। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रिफ्रैक्शन एंगल आर है, ये आर होगा तो ये 90 - R होगा, और आपका 90 - R जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी आप इंश्योर कर सकते हो कि लाइट बाहर नहीं आएगी, आपका टीआईआर यहाँ पे होने वाला है। एंड दैट इज व्हेन यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लो, sin 90 - R इज cos R एंड sin S इज 1/μ। इसको सॉल्व करो, म्यू की वैल्यू आती है ग्रेटर देन sec R, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद क्या करें सर, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2 होनी चाहिए, ताकि आपको ऑप्टिक फाइबर से कभी भी लाइट जो है बाहर ना आए। कभी भी का मेरा मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज क्या होती है बेटा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप लाइट भेजो, अगर बाहर एयर है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाला मटेरियल है, तो अगर ये डेटा फॉलो होता है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2, तो कभी भी आपकी लाइट बाहर नहीं आएगी। एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म क्या होता है सर, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप होता है, आपने बचपन में लैबोरेटरी में देखा ही होगा, प्रिज्म होता है कि नहीं, ऐसे ट्रायंगल की तरह शेप होता है प्रिज्म का, है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए प्रिज्म में क्या होता है, तो लाइट इस तरह से आती है, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और पहला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हमने बोला है R1, और उसके बाद जो है लाइट अंदर चली जाती है, अंदर जाके हॉरिजॉन्टल होगी गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरह से लाइट अंदर चली जाती है, और उसके बाद फिर बाहर एमर्ज होती है। दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज अंदर की लाइट, एंड दिस इज एमर्जिंग लाइट। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। पहले रिफ्रैक्शन का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका नाम है R1, और दूसरा रिफ्रैक्शन जो कि यहाँ पे हो रहा है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका नाम है R2। तो अंदर वाले एंगल्स R1 R2 इनका सम होता है A। R1 R2 का सम क्या होता है A। मतलब क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल जो होता है वो होता है A। तो R1 + R2 = A, पहला फॉर्मूला। और डेविएशन, कहाँ है डेविएशन सर, तो रे जो हमने भेजी थी, कौन सी रे थी सर, ये देखो, ये रे जो हमने भेजी थी ये बेचारी यहाँ तक पहुंच गई, तो इसका जो डेविएशन हुआ है उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, डेविएशन इज इक्वल टू I + E - A, है ना। ये पूरा डेविएशन है, प्रिज्म में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से कितना डेविएशन आता है, तो ये I + E - A, सिंपल सा फॉर्मूला, याद रखें, खत्म करें चीज को। उसके बाद डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम ग्राफ देखें, तो ग्राफ आपके सामने ग्रीन वाला, है ना। इस ग्राफ से क्या समझ में आता है, घंटा समझ में आता है। क्या समझ में आता है, घंटा। घंटा मतलब ये घंटा जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला घंटा यार, दूसरा मत सोचो। तो ये वाला घंटा क्या है, ध्यान से देखिए, ये घंटा जो है यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे जो है लाई करता है, मतलब डेविएशन की एक पॉइंट ऐसा आता है कि डेविएशन आपका क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है कि नहीं। और वो कौन सा पॉइंट है, जब आपका I = क्या हो, E। मतलब इस तरह का केस अगर आपको कभी देखने को मिला कि लाइट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 30 डिग्री है और बाहर लाइट भी कितने पे निकल रही है, 30 डिग्री पे निकल रही है, मतलब I और E एंगल क्या हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो गए, सेम हो गए। अगर कभी ऐसा होता हुआ आपको दिखे, दैट इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको याद रखना। तो मिनिमम डेविएशन जब भी प्रिज्म करता है तो I = क्या होता है, E होता है। और मैक्सिमम डेविएशन कब होता है सर, या तो I 90 होना चाहिए या तो E 90 होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब ग्रेजिंग, या तो इंसिडेंट रे ग्रेजिंग होनी चाहिए या तो इमर्जेंट रे क्या होनी चाहिए, ग्रेजिंग। वो वाला केस आपका मैक्सिमम डेविएशन का हो जाता है। इसको थ्योरेटिकली याद रखें। बाकी ग्राफ आपके सामने, ग्राफ का स्ट्रक्चर आप देखिए, ग्राफ जो है पैराबोलिक नहीं है, पहली बात तो ये, और सिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे नहीं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम है, ये डिस्टेंस अलग है, ये छोटा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या है, बड़ा डिस्टेंस है। सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। इसका जो मिनिमम वाला पॉइंट है थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका हुआ होता है। तो ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखें थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट, अब किसी ग्राफ का जो है अगर हमें पता चला मिनिमम डेविएशन, है ना, वो ग्राफ से हम निकालते हैं
किसी भी प्रिज्म के लिए अगर हमने ग्राफ बनाया, थ्योरेटिकली मान लो कैलकुलेट कर दिया मिनिमम डेविएशन, मतलब आपके हाथ में एक प्रिज्म है, आपने एक्सपेरिमेंटल उसका पता लगा लिया मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल करके आप लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है, तो ये रहा, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इंटू अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, है ना। ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, और प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा मिनिमम डेविएशन कितना आएगा, उसको इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला लगा के हम लोग म्यू निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं उस प्रिज्म का, है ना। दिस इज अ फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। थिन प्रिज्म, छोटा सा प्रिज्म, थिन प्रिज्म मतलब उसका जो एंगल होता है ये एंगल, ये वेरी स्मॉल होता है, क्या होता है, वेरी स्मॉल एंगल आपका यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, है ना। छोटा सा प्रिज्म होता है, इतू सा, है ना, इतू सा मतलब यार इतू सा नहीं, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 3-4 डिग्री या 5 डिग्री तक हो सकता है, छोटा प्रिज्म, थिन प्रिज्म इसको बोलते हैं। उसमें डायग्राम इस तरह से होता है कि लाइट आती है और थोड़ा सा डिवेट होती है, थोड़ा कितना डिवेट होती है, डेविएशन का फॉर्मूला ए इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1, दिस इज डेविएशन ऑफर्ड बाय द थिन प्रिज्म, ए इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, डेविएशन बाय द थिन प्रिज्म का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, अगर ग्रेजिंग इमर्जेंस या ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये कौन सा वाला केस है, मैंने अभी बताया था मैक्सिमम डेविएशन वाला केस। तो अगर आपका मैक्सिमम डेविएशन वाला इस तरह केस आपको दिखाई देता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो है और ग्रेजिंग हो रही है, ग्रेजिंग का मतलब आपका क्या बोलते हैं, यहाँ का जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये आपका 90 है यहाँ पे, ग्रेजिंग इमर्जेंस, और उल्टी लाइट भेजोगे तो यही क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाएगा। तो एक ही बात है, दोनों तरफ से देखो। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस होने के लिए आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है आई की, है ना, मतलब कितने एंगल पे लाइट को जो है डाला जाए ताकि साइड से लाइट क्या हो सके, ग्रेजिंग हो सके, उसका फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, इसको याद रखें, बहुत काम की चीज है। साइन आई, है ना, साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये एक टर्म है, इंटू साइन ए, और इस पूरी टर्म को माइनस कॉस ए हम लोग करेंगे। ये फॉर्मूला है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिसको यूज करने से फाइनल रे क्या होता है, ग्रेज होती है ना, ग्रेजिंग मिलता है आपको, तो इसको बिल्कुल याद रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद देखिए डिजाइन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म को डिजाइन करना है, डिजाइन करना है मतलब क्या करना है सर, प्रिज्म को, प्रिज्म के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन मतलब अपने को दो चीजों में जो है एक्सेस है प्रिज्म के, एंगल ऑफ प्रिज्म, कितने शेप का एंगल ऑफ प्रिज्म बनाना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। कौन सा मटेरियल, मतलब म्यू, है ना, म्यू से डिफाइन होता है क्रिटिकल एंगल आईसी, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, है कि नहीं। तो क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म ये दो हमारी जात में चीजें हैं। क्रिटिकल एंगल से हम डिसाइड करते हैं कि आपका मटेरियल कौन सा होगा, और शेप से जो है एंगल ऑफ प्रिज्म ए डिसाइड होता है। ए और आईसी में क्या रिलेशन है, दैट इज डिजाइन ऑफ प्रिज्म। तो डिजाइन ऑफ प्रिज्म में हम देखेंगे कंडीशन दैट रे नेवर कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। बकवास प्रिज्म बना दिया आपने प्रिज्म ऐसा बना दिया कि एक साइड से लाइट अंदर तो जाती है लेकिन दूसरी साइड से बाहर ही नहीं आती, हमेशा अंदर अटक जाती है, अंदर टीआईआर हो जाता है। ऐसा बकवास प्रिज्म अगर आपको बनाना है, पता नहीं क्यों बनाना है लेकिन बनाना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ग्रेटर देन 2IC से होना चाहिए। मतलब इसका मतलब इसको अगर दोनों तरफ साइन वगैरह ले लो, सॉल्व करो, तो म्यू आपका ग्रेटर देन कोसेक a/2 होना चाहिए। ये कंडीशन अगर लगती है तो हमेशा प्रिज्म के अंदर टीआईआर होगा, एक साइड से लाइट एंट्री तो करेगी लेकिन दूसरी साइड से लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। दैट इज अ कंडीशन फॉर दिस थिंग। उसके बाद देखिए रे ऑलवेज कम्स आउट, अच्छा प्रिज्म जिसमें आप किसी भी एंगल पे जो है एक साइड से लाइट डालो, पक्का लाइट जो है आपकी दूसरी साइड से बाहर निकलेगी, मतलब अंदर टीआईआर R2 की जगह नहीं होगा, टीआईआर कभी नहीं होगा अंदर। अच्छा प्रिज्म, इस तरह का प्रिज्म अगर बनाना है तो ये कंडीशन है, ए मस्ट बी लेस देन IC और म्यू जो है लेस देन कोसेक ए, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन यही है। तो इस तरीके से जो है दो कंडीशन याद रखें। और तीसरा जो है गैम्बलिंग वाला प्रिज्म, जिसमें लाइट अगर आपने एक साइड से डाली अलग अलग एंगल्स पे, हो सकता है कभी लाइट बाहर आए, हो सकता है कभी लाइट बाहर ना आए, गैम्बलिंग वाला प्रिज्म, उसकी कंडीशन ये है कि आपका ए लाई करना चाहिए IC और 2IC के बीच में। तो कंडीशन ध्यान से सुनना, अगर आपका ए बहुत बड़ा है, 2IC से बड़ा है, तो आपकी लाइट कभी बाहर नहीं आएगी। अगर आपका ए जो है IC से छोटा है तो आपकी लाइट पक्का बाहर आएगी। लेकिन अगर आपका ए ऐसा है जो IC और 2IC के बीच में लाई करता है, देन एंड देन ओनली देन आपका जो है क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा। दोनों केस पॉसिबल होते हैं, कौन से लाइट बाहर भी आ सकती है और लाइट बाहर आ भी नहीं सकती। उसमें भी इस वाले केस में जिसमें जो है लफड़ा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म हमने डिजाइन कर दिया है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लाइट ट्रैप भी हो सकती है, ग्रेजिंग भी हो सकती है और लाइट बाहर भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो है अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये कंडीशन लगा दी, अगर आपने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से I0 के बीच में, I0 एक स्पेशल वैल्यू है, मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारे पास क्या चॉइस होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारे पास चॉइस होते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। 0 से 90 तक अलग अलग एंगल तुमने इस फॉल्टी प्रिज्म में ट्राई किए, जो गैम्बलिंग वाला प्रिज्म है, इसमें 0 से 90 डिग्री तक सारे एंगल तुमने ट्राई किए, तो पता चलेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 से I0 तक लाइट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर I0 से लेकर 90 तक लाइट क्या होती है, बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस I0 की वैल्यू मान लो 40 डिग्री है, 40 डिग्री, मतलब 0 से 40 डिग्री तक आप कैसे भी लाइट डालो, लाइट हमेशा क्या होगी, ट्रैप होगी, और 40 से 90 तक लाइट हमेशा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो वो जो स्पेशल वैल्यू है जो लाई करती है 0 से लेकर 90 के बीच में, उसका फॉर्मूला है बेटा ये जे डॉट्स में पूछा गया था, ये फॉर्मूला है उसका, साइन I0 इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस IC। ये वो स्पेशल वैल्यू है जो इस गैम्बलिंग वाले प्रिज्म में अगर आप यूज करते हो तो उसके पहले 0 से उस वैल्यू तक आपकी लाइट हमेशा ट्रैप रहेगी, और क्या बोलते हैं उस वैल्यू से लेके, मतलब इस I0 से लेके 90 तक आपकी लाइट हमेशा जो है बाहर निकलती रहेगी। इस वैल्यू को याद रखें, इस फॉर्मूला को याद रखें, स्वाहा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अभी जो है हम लोग प्रिज्म की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हाइट लाइट की बात करते हैं। अभी तक हम लोग इस्तेमाल जो कर रहे थे दैट वाज मेनली मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ वाली। अब जो है हम व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब डिफरेंट जो है आपके वेवलेंथ यहाँ पे आने वाले हैं। तो डिस्पर्सिव पावर है, उसमें मैंने व्हाइट लाइट डाली है, ब्लैक कलर से दिखाया वैसे इसको, लेकिन एनीवेज दिस इज अ व्हाइट लाइट विच इज एंटरिंग इनसाइड द प्रिज्म। उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से वो स्प्लिट होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर कलर के लिए एक ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक मटेरियल मतलब ग्लास है, मान लो ग्लास है, ग्लास में जो है आपने एक रेड कलर डाला, एक वायलेट कलर डाला, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, सबसे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड का, एंड दैट इज सबसे कम बेंडिंग होगी रेड की। तो ध्यान से देखिए, लाइट तो हमने व्हाइट डाली थी, उसमें सारे कलर थे, रेड सबसे कम डेविएट होता है, वायलेट जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे जो है क्या बोलते हैं ज्यादा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? डेविएट होता है। तो रेड सबसे कम डेविएट होगा, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा, और मीन डेविएशन किसका लेंगे? बीच में। तो मीन नाम से देखो विपजॉर में तो ग्रीन आता है, लेकिन नहीं, हम जो इंटेंसिटी के एवरेज के हिसाब से लेंगे तो एवरेज जो है विपजॉर का वो येलो लेते हैं, येलो येलो येलो, तो येलो इज डर्टी फेलो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेड सबसे ज्यादा डेविएट, वायलेट सबसे कम डेविएट, येलो वाला इंटरमीडिएट डेविएट है ना। तो व्हाइट लाइट डाली थी, प्रिज्म के बाहर जब निकले तो कलर बाहर निकले, तो व्हाइट लाइट को फाड़ के कलर में तैयार करना, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन, क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, है कि नहीं? तो ये जो डिस्पर्सिव पावर है किसी भी मटेरियल मीडियम की, कितना फाड़ सकता है वो मटेरियल, है ना। कलर को फाड़ना है भाई, और किसी को नहीं, तो कलर को फाड़ना है, व्हाइट लाइट के जो है कलर सेपरेट करने हैं, तो कितना फाड़ सकते हो आप? इसकी आपकी जो पावर है, फाड़ने की पावर, डिस्पर्सिव पावर, इसका फॉर्मूला अपने पास है कि नहीं? कहाँ गया डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल थीटा बाय। उससे पहले जो ये टर्म देख लो फटाफट, डिस्पर्सिव पावर एंड में आएगा, पहले टर्म देख लो, डेविएशन ऑफ रेड कलर कैसे निकालोगे? ए इंटू ब्रैकेट म्यू आर माइनस 1। ये कहां से आ गया वही फॉर्मूला? अभी बोला था, थिन प्रिज्म के डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1, तो वही यहां पे लगाया। डेविएशन ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट म्यू आर माइनस 1। व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर मतलब इसी मटेरियल के लिए जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर की है, क्योंकि हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग होता है। तो म्यू आर क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लो, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेपरेटली गिवन होगा। तो डेविएशन ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट म्यू आर माइनस 1। सिमिलरली डेविएशन ऑफ येलो, डेविएशन ऑफ वायलेट आपको देखने को मिलेगा इस प्रिज्म के कारण, है कि नहीं? तो ये तीन फॉर्मूले हैं। उसके बाद एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन मतलब कितना फाड़ा, कितना फाड़ा मतलब एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स। कौन है एक्सट्रीम कलर? रेड और क्या बोलते हैं आपका वायलेट, इनके बीच का जो एंगल होने वाला है, देखो ये एंगल, दिस इज योर रेड और वायलेट के बीच का जो एंगल है, ये एंगल को बोलते हैं थीटा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। कितना फाड़ा लाइट को आपने, है कि नहीं? एंगल ऑफ डिस्पर्जन, उसका फॉर्मूला है डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। सॉल्व करो, ये आएगा ए इंटू ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, है कि नहीं? अब डिस्पर्सिव पावर जो कि मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी है, डिस्पर्सिव पावर इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन मतलब कितना फाड़ा डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। कितना फाड़ा मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है। फुल रट्टाबाजी है, फुल थ्योरेटिकल है, इसको याद रखो, एक एक टर्म का नाम याद रखो। व्हाट इज म्यू वी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। व्हाट इज म्यू आर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। व्हाट इज थीटा? इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इस तरह से नाम याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, फोकट के मार्क से मत छोड़ना। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, दो प्रिज्म ले लो और कंपलसरी थिन प्रिज्म होनी चाहिए। थिन मतलब छोटे छोटे प्रिज्म, ताकि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके डेविएशन का? ए इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए जो है थिन प्रिज्म लो, दो छोटे थिन प्रिज्म, एक सरल ठेवाचा, एक उल्टा ठेवाचा, एक सीधा रखेंगे, एक उल्टा रखेंगे, तो एक फाड़ेगा, दूसरा इकट्ठा करेगा, है ना, डिस्पर्स करेगा, एक अनडिस्पर्स करेगा, और इस तरीके से जो है चीजें कैंसिल आउट होने लग जाएंगी। तो पहला कॉम्बिनेशन देखो, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, नाम ही में ही लिखा है अक्रोमेटिक। क्रोमा मतलब कलर, कलर नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जिसमें कलर नहीं है, डिस्पर्जन नहीं है, इसलिए इसका नाम है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन नहीं है इसमें, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन तो होने वाला है लेकिन डिस्पर्जन नहीं होने वाला, कलर नहीं आने वाले। तो ध्यान से देखिए, व्हाइट लाइट भेजी थी, बाद में जो निकली वो भी क्या थी? व्हाइट लाइट थी। कलर बाहर नहीं निकले, मतलब डिस्पर्जन नहीं हुआ, लेकिन लाइट थोड़ा सा क्या हो गई? डेविएट हो गई। देयर इज सर्टेनली सम डेविएशन इन दिस केस, है ना। डेविएशन को तो हम नहीं रोक पाए, बट हमने कलर्स को फटने से जो है बचा लिया, है ना। थीटा नेट 0 कर दिया, डेल्टा नेट तो आ गया, डेविएशन तो आ गया। उसकी कंडीशन क्या है? जितना पहले ने फाड़ा, मतलब पहले का डिस्पर्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? दूसरे का डिस्पर्जन, क्योंकि पहला सीधा रखा है, दूसरा उल्टा रखा है, एक फाड़ेगा, एक इकट्ठा करेगा, दोनों का डिस्पर्जन इक्वल कर दो तो आपको ये कंडीशन सामने निकल के आती है। तो इसको याद रखना है, कंडीशन और ये फॉर्मूला याद रखना, बस कैसे दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन थी? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब क्या होगा? डिस्पर्जन अब फाड़ना है, विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो कंडीशन को बोलते हैं डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। उसमें इस तरीके से जो है, ये जो ओरिजिनल दिशा है, इसी दिशा में जो है हमारा येलो कलर भी जाएगा, है कि नहीं। तीनों कलर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, सातों कलर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लेकिन येलो कलर ओरिजिनल दिशा में ही जाना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो डेविएशन। हर कलर का डेविएशन तो रोक नहीं सकते हम लोग, हमें येलो का डेविएशन रोकना है। तो येलो का डेविएशन जो हमें रोकना है, मतलब पहले प्रिज्म ने जितना डेविएट किया, दूसरे ने उसके उल्टी साइड में उतना ही डेविएट किया, तो येलो का डेविएशन क्या हो गया? रुक गया। तो डेल्टा येलो का जो है इक्वल करना है, ये फॉर्मूला आपके सामने। दोनों जो है प्रिज्म के द्वारा येलो कलर का हमें डेविएशन रोकना है। ये एक है ए और एक है ए डैश, एक का है म्यू और एक का है म्यू डैश, अलग अलग कलर के अलग अलग होंगे। तो ये फॉर्मूला आपका जो है डेविएशन
सॉरी डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के लिए याद रखना है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन में लाइट फटती जरूर है, लेकिन क्या बोलते हैं डेविएशन जीरो होता है। किसका डेविएशन जीरो होता है? येलो का। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस जो है नेक्स्ट पॉइंट है अपना। यहीं से जो है लेंस थ्योरी का जो है इंट्रोडक्शन होगा। अभी तक हमने जो रिफ्रैक्शन देखा था दैट वाज बाय अ प्लेन सरफेस। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस। कैसा है कर्व्ड सरफेस? ध्यान से देखिए, ये आपका कर्व्ड सरफेस है ऐसे, और इसके अंदर एक मीडियम छुपा हुआ है। μ1 बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और अंदर μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बाउंड्री जो है, बाउंड्री कैसी है? कर्व्ड है। अब तक हमने पढ़ा था वो कौन सा था? रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला, दैट वाज अ प्लेन सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल सरफेस। तो इसकी क्या होने वाली है? यहाँ पे एक रेडियस बनने वाली है। तो ध्यान से देखिए, ये अपना जो है कर्व्ड सरफेस है, इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। ब्लू कलर से, येलो कलर से दिखाई मैंने, कैपिटल आर, दिस इज आवर क्या बोलते हैं रेडियस। तो ये आपकी रेडियस है आर। उसके बाद जो है हम बोलेंगे कि भाई इसके इसमें जो है रिफ्रैक्शन होने वाला है, मतलब इस सरफेस की बाउंड्री के पीछे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये ब्लैक कलर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसकी जो है इमेज बनने वाली है सरफेस के अंदर, तो रिफ्रैक्शन होने वाला है कर्व्ड सरफेस से, है कि नहीं? तो यहाँ का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगने वाले हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है आपके सामने, ध्यान से देखिए, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब ये μ2 μ1 क्या होता है सर? किसको μ2 बोले, है ना? जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद रे घुस रही है वो तुम्हारा मीडियम है μ2, और रिफ्रैक्शन से पहले जिसमें रे थी वो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1। तो μ2/v, v क्या है सर? v मतलब आपका इमेज डिस्टेंस है। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। साइन कन्वेंशन आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे v, u और r के साइन यहाँ पर आपको रखने पड़ेंगे। इस डायग्राम के अनुसार जो है आप देख सकते हो, सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? तो ये सेंटर वाला पॉइंट जो होता है ऑप्टिक सेंटर, यहाँ सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। u आपका लेफ्ट साइड में है तो u निगेटिव हो जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा, और रेडियस भी जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, v पॉजिटिव और u नेगेटिव हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के जो है क्या बोलते हैं आपको साइन कन्वेंशन जो है उसके वैल्यू के आंसर आएंगे। बट नियम वही है कि इंसिडेंट रे की दिशा में अगर आप मेजरमेंट लेते हो ऑप्टिक सेंटर से चालू करके, जैसे कि v और r है तो पॉजिटिव है और वापस आते हो तो निगेटिव है। तो इस तरीके से जो है इस सब कुछ याद रखा जाए। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आपका जो है फॉर्मूला है। इसमें अगर मैग्निफिकेशन की हम बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मैंने बना के दिखाई आपको, ये इन्वर्टेड इमेज है और ये ऑब्जेक्ट आपका जो है इरेक्ट है, निगेटिव मैग्निफिकेशन आने वाला है। एनीवेज उसका मैग्नीट्यूड जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वो आता है v/u तो है ही, और यहाँ पे फैक्टर आता है μ1/μ2। तो μ1/μ2 मल्टीप्लाइड बाय v/u, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन बाय अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से जब आपका इमेज बनेगा तब। अब इसमें एक चीज आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है, जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान सुनना, जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा और आपका इस तरीके से जो है केस होगा कि कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आपको याद रखना है अगर रियल इमेज बनती है रियल ऑब्जेक्ट की तो इन्वर्टेड ही बनेगी, और वर्चुअल बनती है तो इरेक्ट बनेगी। ये पेयर आती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड कंपलसरी है। वर्चुअल और इरेक्ट ये दोनों साथ में ही आते हैं कंपलसरी। ये कब वैलिड है? लेकिन फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, है ना, जनरली रियल ऑब्जेक्ट के ही केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ थ्योरी है, इसको याद रखें, बाकी फॉर्मूला से जो है डिराइव किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। डिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा एग्जांपल जो है मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक बबल किया है, बबल ये बोल सकते हो, या ग्लास का जो होता है भविष्य का धन गोला, है ना, ग्लास का एक गोला है बड़ा सा, तो जो है उसको जो है हमने यहाँ पे दिया है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको इसके ऊपर कैसी लाइट गिर रही है, ध्यान से देखिए। इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है बेटा वो पैरेलल रेस है। पैरेलल रेस भविष्य का धन के ऊपर, इस स्फीयरिकल बॉल के ऊपर जो है पैरेलल रेस गिर रही है। तो इसका क्या होगा? दो बार रिफ्रैक्शन होगा। इस बार एक सरफेस से, एंट्री सरफेस से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस होगा। उसके बाद फिर से जो है इस एग्जिट सरफेस से रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, दो बार फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एंड देन वी विल फाइंड आउट कि ये जो पैरेलल रेस आ रही है वो कहाँ पे जाके आप एक दूसरे को मिलने वाली है। दे विल फोकस एट सम पॉइंट, उसी को हमें ढूंढना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या बोलते हैं, ये जो है अंदर घुस जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब μ2 क्या है सर? रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे अंदर घुस जाएगी, रे अंदर घुसेगी तो जो है μ2 आपका 1.5 बन जाएगा, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है μ2 की जगह में लिखता हूँ 1.5, v तो आपने को निकालना है कहाँ फोकस होंगी, माइनस μ1/u, माइनस ला माइनस, μ1 मतलब एयर लिया है बाहर, u मतलब कहाँ से आ रही है रेज? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेज तो पैरेलल आ रही है मतलब इन्फिनिटी से भाई, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 विच इज 0.5, और r जो वैल्यू है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, दैट इज बाय 20 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस बेटा, इंसिडेंट रे राइट साइड में है, इंसिडेंट रे कहाँ है? राइट साइड में। और हम लोग आर भी जो ले रहे हैं वो ऑप्टिक सेंटर से इधर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये आ रहा है हमारा, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो 20 यहाँ पे ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर दो, ये तो 0 हो जाएगा। 3/2v इज इक्वल टू 1/40, एंड दैट इज वाई यहाँ पे v की वैल्यू 60 निकल के आ रही है। तो
तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं फटाफट कर रहा हूँ। v की वैल्यू 60 निकल के आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेज अंदर घुसेंगी वो 60 पे जाएंगी, ये रेज अंदर घुसेंगी तो 60, कहाँ से 60, कहाँ से uv कहाँ से मेजर करते हैं सब लोग, ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर यहाँ 60, अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 40 हो जाएगी, और उसके भी आगे 20 जाना पड़ेगा, 60 तक हमें पहुंचना है। तो ये पॉइंट तक जाने का रेज जो है प्रयास करेंगी, रेज जो है यहाँ तक जाने का क्या करेंगी, प्रयास करेंगी इस तरीके से, एंड फिर जो है यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो है हमने सॉल्व किया, v की वैल्यू आ गई 60, मतलब ऑप्टिक सेंटर से 60 दूर जाने का प्रयास कर रही है। बीच में फिर से मीडियम चेंज होगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फॉर्मुला लगाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, यहाँ फिर से फॉर्मुला लगेगा μ2/v वाला, रिफ्रैक्शन हो रहा है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना है, μ2 मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन, मीडियम जो है रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ जा रही है, इस बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद एयर में जाएगी, तो μ2 बने अभी 1/v, v तो निकालना है, माइनस μ1 कितना बेटा, μ1 इज 1.5 है ना। u कितना, u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कौन है अभी, इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, ये पॉइंट पे जा रही है, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, ऑप्टिक सेंटर से राइट साइड में इंसिडेंट रे दिशा में, u पॉजिटिव होगा आपका, कितना पॉजिटिव होगा, तो ये डिस्टेंस हम जानते हैं सब लोग कि 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि 60 पे बन रही थी वो 40 और ये 20, तो यहाँ पे जो है +20 आएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से जो है राइट में हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे की दिशा में, इंसिडेंट रे पर राइट में जा रही है, तो u पॉजिटिव आ गया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 विच इज माइनस 0.5 अपॉन r। r कितना है इसका, r निगेटिव में पीछे, ये r है इसका, ये है कि नहीं, तो ये r आपका 20 आ जाएगा, -20। ध्यान से देखिए 1/v माइनस 3/40 इज इक्वल टू 1/40। तो 1/v की वैल्यू आ रही है 4/40 और v की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। सही है बेटा, सही किया मैंने सब, जस्ट अ मिनट, सही लग रहा है, छोड़ो। तो v इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आपका 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ चुका है। 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, फाइनली जो है प्लस में आए, प्लस मतलब इंसिडेंट रे की दिशा में, तो ये रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी यहाँ पे, फाइनली ये जो है आपका यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगा, और ये डिस्टेंस जो है v आपका कितना आ चुका है 10 सेंटीमीटर ऑप्टिक सेंटर से। तो यहाँ पे जो है फाइनल रिफ्रैक्शन के बाद जो है इमेज बनेगी। तो इस तरीके से जो है 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मुला मैंने इस्तेमाल किया है। फॉर्मुला कैसे यूज करते हैं वो दिखाने के लिए क्वेश्चन बस किया था। फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। उसके बाद जो है हम लोग लेंस के ऊपर आते हैं, इसी से लेंस बनता है। लेंस में होता क्या है, लेंस में जो है 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, उन्हीं से लेंस बनता है, और 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद कुछ तो निकल के आता है। थिन लेंसेज हम पढ़ेंगे, थिन मतलब पतले, छोटे छोटे पतले से लेंस हम उनको पढ़ने वाले। उसके पहले लेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेंस बनता कैसे है, लेंस बनता कैसे, ध्यान से देखिए। तो ये जो लेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉल होता है, सॉलिड स्फीयर लेना है आपको, क्या लेना है, सॉलिड स्फीयर लेना है। सॉलिड स्फीयर को अगर आप कट कर देंगे तो एक वाटी बनेगी, कटोरी बनेगी छोटी सी। सॉलिड स्फीयर को ऐसे वर्टिकली कट मार दो, एक कटोरी निकल के आएगी, सॉलिड कटोरी, खाली नहीं होगी अंदर से क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। वो कटोरी जो होता है वही लेंस होता है ना। वो कौन सा लेंस होता है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। बट एनीवे इस तरह से लेंस बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे जो है बड़ा स्फीयर है जिससे हमने काटा है, और ये बड़ा स्फीयर की रेडियस कितनी है बेटा, अब देखो रेडियस इसकी कितनी है, r है ना। उसके बाद जो हमने वो कटोरी काटी है, लेंस काटा है छोटा सा, उसकी थिकनेस t, इसको बोलते हैं थिकनेस एट द मिडल, t इज व्हाट, थिकनेस एट द मिडल। और क्या बोलते हैं, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा ब्लैक वाला, r माइनस टी हो जाएगा क्योंकि रेडियस है बाकी का। और ये स्मॉल r क्या है फिर, ये जो है स्मॉल r, दिस इज रेडियस ऑफ एपर्चर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ एपर्चर। इनमें एक रिलेशन आता है, आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हो, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर। दिस इज रिलेशन फॉर क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, यही में ध्यान से देखिए। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच लेंस इज मेड। उसके बाद स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ एपर्चर ऑफ द लेंस। उसके बाद r माइनस टी क्या है, टी थिकनेस एट द मिडल, इसको याद रखें। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिए, फॉर्मूला बेस है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, क्या है, टाइप्स ऑफ लेंसेज। कौन से लेंस होते हैं भाई, सबको पता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, जैसे मिरर होते हैं वैसे ही। कॉन्वेक्स लेंस जनरली कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस जनरली क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये कौन सा लेंस है भाई, जो बीच में जाड़े होते हैं, जो बीच में क्या होते हैं, जाड़े, और एंड में पतले होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज, है ना। देखो बीच में जाड़ा है, एंड में जो है टोकदार एक पतला है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गए। और जो बीच में जो है पतले होते हैं और एंड में जाड़े होते हैं, दीज आर द कॉनकेव लेंसेज, है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, 2 रेडियस है इसमें। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी बाय कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है। उसके बाद जो है ये एक और चीज है, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, है तो कॉन्वेक्स ही, बीच में जाड़ा है, इसलिए इसका फाइनल नाम क्या है, कॉन्वेक्स, बट शेप कॉनकेव है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। तो लेंस में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, लेंस में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस होते हैं। ध्यान से देखना इस बात को कि ये देखो, ये लेंस है आपका, ये कौन सा लेंस है बेटा, यही वाला है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। बाय कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सेंटर का नाम पड़ेगा ऑप्टिक सेंटर। उसके बाद जो है यहाँ पे एक फोकस आएगा f1 और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा c1। यहाँ पे f इज नॉट इक्वल टू r/2, मिरर नहीं है ये आधा करने के लिए। एनीवेज पॉइंट इज दिस कि ये ब्लैक वाला सरफेस दिख रहा है आपको, 2 सरफेस से बनता है लेंस। ये ब्लैक वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 है,
और ब्लू वाले सरफेस का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। इस तरीके से लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो दो फोकस होंगे F1 और F2, है कि नहीं। दोनों फोकस F1 F2 सेम होंगे, क्या मतलब फोकल लेंथ सेम होगी। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। इस तरीके से जो है इधर भी एक फोकस होता है, उधर भी एक फोकस होता है। फिर से बताऊंगा, ध्यान सुनना। यहाँ पर जो है लेंस में दो सरफेस होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होती है, R1 R2, और फोकस भी दो होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये भी फोकल लेंथ और ये भी फोकल लेंथ, F1 और F2 के जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, आपका फोकल लेंथ सेम रहेगा। एनीवेज, तो ये इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं आपके लेंस होते हैं। इसमें जो है अपने को साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है R2 इज पॉजिटिव, R1 इज निगेटिव। कैसे पता लगा है R2 पॉजिटिव, R1 निगेटिव? तो ध्यान से देखना, कभी भी R1 और R2 का साइन अगर डिफाइन करना हो तो इंसिडेंट रे को देखो। इंसिडेंट रे दी नहीं है सर, तो ले लो खुद से भाई। इंसिडेंट रे मान लो कि इंसिडेंट रे ये है, राइट साइड में ऐसे इंसिडेंट रे यहाँ बनाएगी हमने। इंसिडेंट रे जो है राइट साइड में जा रही है ऐसे। इंसिडेंट रे अगर राइट साइड में जाएगी बेटा इस तरीके से, तो क्या बोलते हैं आपका ये ब्लू वाला, देखो ब्लू वाला सरफेस है, उसकी रेडियस कैसे लिखोगे आप लोग? ब्लू वाले सरफेस की रेडियस कैसे लिखोगे? तो रेडियस कहाँ से लिखी जाती है? ऑप्टिक सेंटर से जो है लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ब्लू वाले का ऑप्टिक सेंटर ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो राइट साइड में जा रही है रेडियस, राइट साइड में, तो R2 आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ब्लैक वाले का देखो ऑप्टिक सेंटर से इधर आना पड़ेगा, सेंटर की तरफ, C1 सेंटर की तरफ, तो उसकी रेडियस हो जाएगी निगेटिव। तो इस तरीके से जो है एक रेडियस पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी। ये कौन से लेंस की बात कर रहा हूँ मैं? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, देखिए। नेक्स्ट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। मिरर में कितना सिंपल था, मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो R/2 करो, फोकल लेंथ आ जाती थी, बात खत्म, है ना। फोकल लेंथ इक्वल टू R/2 इन द मिरर। बट लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है दो चीजों पे, R1 R2। लेंस में जो है दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, R1 और R2, इस पे फोकल लेंथ डिपेंड करती है। एट द सेम टाइम मीडियम पे भी, लेंस का मीडियम कौन सा है और सराउंडिंग का मीडियम कौन सा है, इस पे भी भैया डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ क्या आने वाली है लेंस की। तो लेंस का जो है फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ध्यान से देखिए, लेंस है अपने पास, कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स। R1 R2 इसकी क्या है, दो रेडियस है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μs है। तो 1/f इज इक्वल टू μl अपॉन μs माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला रट लो, क्या बोलो अब इसमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, ये ब्रैकेट पहला हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूला से अगर आप पुट करोगे वैल्यूज तो फोकल लेंथ निकल के आएगी। साइन कन्वेंशन इसमें जरूर इस्तेमाल करने हैं। एक रेडियस पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी नेगेटिव हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन कन्वेंशन का बेसिक थीम पता होना चाहिए, तो R1 R2 के साइन आप लोग रख पाओगे। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। ये अपने पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, देखो अपने पास क्या है, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसमें दो रेडियस है, R1 और R2, है ना। और क्या बोलते हैं इसका, अपने को फोकल लेंथ निकालना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। चलो करते हैं। तो इसमें दिया है कि रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर। अरे सर दो रेडियस बोला था आपने, दो बोला था, एक ही दिए, इसका मतलब दोनों सेम है यार। बाय कॉन्वेक्स मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। दोनों ये भी रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, लेंस का, ग्लास का बना हुआ है, और साइड में कुछ नहीं है, मतलब एयर मानना है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ जो है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो मीडियम के ऊपर जो डिपेंड करती है फोकल लेंथ, फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिए। 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना है बेटा 1.5 अपॉन म्यू सराउंडिंग दैट इज 1 माइनस 1, पहला ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 कहाँ है भाई, देखो ध्यान से, अभी R1 R2 कैसे लिखता हूं मैं। तो ये अपना पहला सरफेस है, दिख रहा है आपको, पहला सरफेस ये है, इसका ऑप्टिक सेंटर यहाँ होगा। यहाँ से जो है आप राइट साइड में जो है, राइट साइड में क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पे होगा ना भैया, इधर देख, ये जो लाल वाला सरफेस है इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे C1। तो ऑप्टिक सेंटर से C1 की तरफ एक लाइन मारो ऐसे, ये आपकी रेडियस R1 है, और वो कैसी हो जाएगी, राइट साइड में जा रही है, इंसिडेंट रे राइट साइड में ले रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो एक रेडियस आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, 1/r1 इज 1/20 माइनस 1/r2। R2 खुद बताइए आप लोग, खुद बताइए। ये दूसरा जो सरफेस है इसका सेंटर यहाँ होगा, और उस क्या बोलते हैं, दूसरा जो सरफेस है वो सरफेस का सेंटर यहाँ होगा, यहाँ लेफ्ट साइड में। तो रेडियस से आएगी ना, रेडियस सेंटर से नहीं लेते, ऑप्टिक सेंटर से रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो यहाँ से चालू करोगे आप रेडियस लेना, और सेंटर की तरफ जाओगे लेफ्ट में, निगेटिव आएगी, तो माइनस 1/20। ये फॉर्मूला का माइनस, उसका माइनस, तो यहाँ पे बन गया प्लस 1/20। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 1/2 आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आ रहा है 1/10। तो फिर से जो है फोकल लेंथ कितनी निकल के आ गई, 20 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन के निकालने के बाद। मतलब अगर इस लेंस के ऊपर अगर पैरेलल रेज डालोगे ऐसे, तो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जो है फोकल लेंथ निकालने का हमें जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। वन शॉट वीडियो लेक्चर है, ज़्यादा नहीं बता सकता मैं, तो फटाफट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से जो है फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे निकाली है, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग एक्शन है, कन्वर्ज करता है, रेज को इकट्ठा करता है। रेज अगर ऐसे आएंगी तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। और जनरली कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, जनरली बोल रहा हूँ मैं, जनरली का मतलब क्या होता है कि लेंस का जो मेटल मीडियम है वो डेंसर है, और सराउंडिंग में क्या है एयर, मतलब रेयर मीडियम है, विच इज अ जनरल थिंग। उल्टा आपने कर दिया तो फिर नेचर चेंज हो जाएगा। पॉइंट ये है कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग एक्शन होगा, और जनरली ये कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है।
उसके बाद निगेटिव फोकल लेंथ है अगर, तो डाइवर्जिंग एक्शन है। जनरली ये कौन करता है? कॉनकेव लेंस करता है। कॉनकेव लेंस जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज भी कर सकता है अगर जनरली की कंडीशन आपने पलटा दी तो। एनीवेज, पावर का फॉर्मूला, पावर मतलब कुछ नहीं होता, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेना है। ये जो फॉर्मूला है ना 1/f, यही पावर का फॉर्मूला है। 1/f इज फोकल लेंथ बेसिकली। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 1/f। जो आंसर अभी आपने निकाला था, जैसे 20 सेंटीमीटर आंसर निकाला था, अभी कितना आंसर निकाला था मैंने? 20 सेंटीमीटर। तो उसकी पावर निकालते हैं, तो पावर इज इक्वल टू 1/0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर। 5 डायोप्टर इसकी क्या आती है? पावर आती है। यूनिट जो है आपको याद रखना है, डायोप्टर ऐसा यूनिट है इसका, उसके लिए फोकल लेंथ आपको मीटर में रखनी पड़ेगी। तो 5 डायोप्टर इसकी फोकल लेंथ आती है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने आपको। एनीवेज, नेक्स्ट जो है स्लाइड पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड पावर ऑफ दिस लेंस। पावर मतलब 1/4 फोकल लेंथ बेसिकली, वही लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया मैं, तो ध्यान से देखिए, इसकी पावर निकालते हैं। तो पहले देखो, इसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो ये वाली एक रेडियस है, लाल वाली, देखो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर को सब लोग ध्यान से देखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाली, इसका सेंटर कहाँ है? लेफ्ट में। सेंटर कहाँ है इसका? लेफ्ट में है ना। यहाँ से जो है चालू करेंगे लेफ्ट में जाएगा, तो निगेटिव आएगी रेडियस। और दूसरी वाली का सेंटर भी लेफ्ट में है, दोनों रेडियस यहाँ पे निगेटिव आने वाले, ध्यान से देखिए। अब रेडियस जो है एक दिए 10 सेंटीमीटर और एक दिए 20 सेंटीमीटर। तो पहली लाल वाली है, पहली जो R1 रेडियस है वो अपनी जो है लाल वाली है, वो 10 है कि 20 कैसे पता चलेगा? जो जितना फ्लैट दिख रहा है उसकी रेडियस उतनी बड़ी होगी। फिर से बता रहा हूँ, जो जितना फ्लैट सरफेस दिख रहा है उसकी रेडियस उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये लाल वाला जो R1 है मुझे फ्लैट दिख रहा है दूसरे वाले के मुकाबले, है ना। ये केड़ी दिख रही है आपको बनाना, इसमें जो है सालपट जो है केड़ी का, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, पहला सरफेस R1 जो है वो स्ट्रेट दिख रहा है, ये पक्का 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। और R2 जो है दूसरा सरफेस है ब्लैक वाला, वो होगा 10 सेंटीमीटर। और दोनों की साइन निगेटिव आने वाले, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बोलते हैं। इधर से रे अगर आप मानोगे, इधर से रे अगर आप मानोगे, तो दोनों जो है सेंटर, दोनों सरफेस के सेंटर लेफ्ट में आ रहे हैं। इस तरह की R1 R2 ड्रॉ होंगी, माइनस माइनस आएगा। फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे, तो 2/1 - 1 इंटू 1/R1 विच इज -1/20 -1/R2 विच इज +1/10, माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ तो 1 आ रहा है सिंपल, और यहाँ पे 1/10 - 1/20 आ जाएगा। फिर से फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 20 सेंटीमीटर आपकी निकल के आ रही है। फिर से वही आ गया यार, फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। प्लस आई की माइनस? प्लस आई बेटा, मतलब कन्वर्जिंग एक्शन है ना, कन्वर्जिंग एक्शन है, बीच में जा रहा है, कॉन्वेक्स है। बाय नेचर ये क्या है? नाम इसका कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, बट नेचर इसका कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स नेचर लेंस है वो, उसका कॉन्वेक्स नेचर सिद्ध हो गया क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, कन्वर्ज करेगा ये। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मैंने आपको निकाल के दिखा दी, स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला देखो भाई, लेंस फॉर्मूला इससे पहले कौन सा था? फिर लेंस मेकर था वो। लेंस मेकर फॉर्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है? फोकल लेंथ निकालने के लिए। अब फोकल लेंथ आ गई तेरे पास एक लेंस है, फोकल लेंथ मैंने तेरे को बता दी, इतनी फोकल लेंथ है। अब इसकी इमेज बना के दिखा, ऑब्जेक्ट ला, इमेज बना, है ना, वो सब करना है अभी। तो इसलिए जो है लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, वैसे ही लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। vu के मतलब आपको पता है ना, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मारो मसाले, v क्या होता है? v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f मतलब फोर्स, है ना। f क्या है? f है फोकल लेंथ भाई, है कि नहीं। तो v = uf/u + f, ये शॉर्टकट है, इसको याद रखें। क्या हो गया? v = uf/u + f, ये आपका शॉर्टकट है, इसको याद रखें। v निकालने के लिए, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, -v/u मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था मिरर में। लेंस में होता है सिर्फ v/u, मतलब f/u + f, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस के फॉर्मूले। उसके बाद देखिए एक डायग्राम बना के दिखा है, एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इन्वर्टेड इमेज बनी है, अलग तरह की इमेज बनती है, वो हम देखेंगे अभी। लेंस इमेज बनाता है, u होता है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f तो फोकल लेंथ है जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाली है, वरना क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन ही होगी, फिर तो बात ही खत्म। देखो इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जूम कर लेते हैं। अरे हो जा भाई जूम, इतना होता है। एनीवेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, लेंस जो इमेज बनाता है उसको याद करने का एक तरीका है। जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लास अटेंड की है उनको पता है कि किस तरीके से डायग्राम हम कंप्लीट करते हैं, और याद रखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज कहाँ बनेगी। उसका रिवीजन है, कोई पहली बार देख रहा है सॉरी, इसको नहीं आप समझ सकते, बाद में जाओ, लेकिन ध्यान से देखो कि क्या बोलते हैं। अगर आपका जो है 2f और f इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट। यहाँ पे -∞ होता है, बहुत दूर पीछे कहीं, -∞ से और 2f। ऑब्जेक्ट अगर रखा है -∞ और 2f के बीच में, तो ये लाल लाइन उसको कवर कर रही है, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट चला -∞ से 2f की तरफ, ऑब्जेक्ट चला -∞ से 2f की तरफ, तो उसकी इमेज चली फोकस से 2f की तरफ। कैसी इमेज बन रही है? नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, कम साइज, 2f पे आके सेम साइज बनती है। तो कैसी इमेज बनी? रियल इमेज है, रियल, इस साइड रियल इमेज बनती है ना, रियल इमेज है, उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड है, और क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज है। उसके बाद देखिए ये वायलेट देखिए, ऑब्जेक्ट चला 2f से f, ऑब्जेक्ट चला 2f से f, तो इमेज चली 2f से लेके +∞। इमेज की साइज अब बढ़ चुकी है ना, मैग्नीफाइड इमेज है, इन्वर्टेड बन रही है अभी भी, और क्या बोलते हैं, रियल इमेज बन रही है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं,
एफ से ओ देखो, ऑब्जेक्ट चला फोकस से लेके ऑप्टिक सेंटर तक, मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज होने वाला है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर। इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो ग्रीन वाला पट्टा देखिए आपकी जो है सेम साइज, मतलब इसी साइड में जो है इमेज बनेगी, सेम साइज नहीं, सेम साइड में, लेफ्ट साइड में वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी, और इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट और मैग्नीफाइड भी है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे आ रही है ना। ऑप्टिक सेंटर पे सेम साइज होता है, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो आप देखिए ग्रीन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। वेन एवर ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। इमेज का नेचर क्या है? इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है। काफी इंपॉर्टेंट ये मैग्नीफाइंग ग्लास आता है ना अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, वही केस है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इमेज चली गई वर्चुअल साइड में, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट चला गया, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट येलो वाली पट्टी दिख रही है, येलो वाला, दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा तो इमेज आपकी रियल बनेगी, बिल्कुल ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट जब आपका वर्चुअल होगा तो इमेज क्या बनेगी? रियल। डॉट डॉट दिख रहा है आपको, इस साइड में रियल होता है सब, है ना, ये साइड रियल साइड है भाई, रियल साइड लेंस है ये। तो इसमें ऑब्जेक्ट का जो है क्या बोलते हैं? इरेक्टेड, इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं, है ना, इसको प्लीज याद रखें आप लोग। यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, एक और चीज नोट करने लायक है, जब भी आपका लेंसेस में, लेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, जब भी आपका वी आएगा पॉजिटिव तो इसका मतलब जो है रियल इमेज होगी। वी पॉजिटिव आया इसका मतलब इस साइड इमेज बनी, इस साइड इमेज बनी, मतलब रियल इमेज है कि नहीं। और अगर वी निगेटिव आता है, वी निगेटिव अगर आपका आता है तो क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, जो कि ग्रीन वाले केस में बनती है। ग्रीन वाले केस में जो है वर्चुअल इमेज बन रही है, इसको जरूर आप याद रखें। एनीवेज नेक्स्ट, ये हो गया। कौन सा लेंस है भैया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के छोटे से केस हमने देख लिए। उसके बाद आते हैं, अरे भाई हो जाए यार, उसके बाद आते हैं, जस्ट अ मिनट, हाय राम, हाय हाय हाय, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ ये रहा आपका, ये कौन सा लेंस है? इसमें नाम नहीं डाला है तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो ये क्या है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का एक इमेज फॉर्मेशन का केस है कि नहीं? कॉनकेव लेंस में कोई टेंशन नहीं है भाई, अरे टेंशन नहीं, क्या कुछ लिखा ही नहीं इसमें। अरे कॉनकेव लेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा, रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए, रियल ऑब्जेक्ट की एक ही जगह इमेज बनती है हमेशा। फिर से बता रहा हूँ, रियल ऑब्जेक्ट की एक ही जगह हमेशा इमेज बनती है। ये देख भाई रियल ऑब्जेक्ट, घुमा दे, रियल ऑब्जेक्ट लेके घूम जा, माइनस इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिक सेंटर तक घुस गया तू, एक ही रियल ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज हमेशा एक ही जगह बनेगी। कौन सी जगह है सर वो? इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफएनओ, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एफएनओ मतलब ऐसे नहीं, एफएनओ मतलब क्या बोलते हैं? फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ही इमेज बनती है, और छोटी सी बनती है। छोटी सी मतलब कैसी सर? इरेक्ट इमेज बनती है, तो खड़ी रहती है इमेज, और डिमिनिश्ड हमेशा जो है कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट और डिमिनिश्ड, बात खत्म, इतना ही है इसमें। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो भाई, कहीं रखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं भी रखो, हमेशा जो है कॉनकेव लेंस की इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, खड़ी हुई रहेगी इमेज ऐसे, और डिमिनिश्ड छोटी सी बनेगी, पिल्लू, है कि नहीं? तो इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन का केस है अपना कॉनकेव लेंस का। इसमें जो है कोई दिमाग लगाने की चीज है नहीं, रट्टा मारो, याद रखो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। लेंस में अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो है साइन कन्वेंशन होते हैं, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अगर लेंसेज की अगर बात करें, अगर आपका यू निगेटिव है, यू क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू अगर निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट है, यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इट इज सिमिलर टू द मिरर, मिरर जैसी है, कोई फर्क नहीं है। फर्क इसमें देखो ध्यान से, वी, वी मतलब इमेज आपका जो है, इमेज डिस्टेंस जो है आपका वो होता है वी, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू। तो वी अगर आपका पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, मिरर में उल्टा था, अगर वी निगेटिव है तो जाके आपका रियल इमेज बनता था। यहाँ पे वी पॉजिटिव को रियल इमेज आता है और वी निगेटिव को वर्चुअल आता है लेंस में। और स्पेरिकल रिफ्रैक्शन के केसेस में, स्पेरिकल कर्व सरफेस वाले में, ये याद रखिए। एक और नोट है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि इमेज ऑफ ट्वाइस द हाइट इज ऑब्टेन्ड, दुगना लेंथ का इमेज बना है, इसके दो मतलब निकलते हैं। दुगनी लेंथ मतलब जो है इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है कि नहीं? 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला 4 सेंटीमीटर की मेरी इमेज बन गई, तो उल्टी बन सकती है, सीधी बन सकती है, दुगना तो वो फिर भी है कि नहीं? तो दोनों आंसर अलग अलग होंगे। एक बार m = 2, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 लेके सॉल्व करो, एक बार मैग्निफिकेशन -2 लेके सॉल्व करो, दो सेपरेट आंसर करो और फिर जाके उनको कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम देखते हैं स्लाइड में कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना? लेंस के कॉम्बिनेशन पे आइए। 2-3 लेंस अगर चिपका दिए एक साथ तो क्या होगा? तो इस तरीके से जो है 2 लेंस थिन लेंस है, इनको मैंने कंबाइन कर दिया तो इनका एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा। 2 की जगह 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, है कि नहीं? चिपका दिए लेंसेज, थिन लेंसेज, तो पावर्स आर सिंपली एडिटिव, पावर सिंपली क्या होंगे? ऐड होंगे। पहले लेंस की पावर P1, दूसरे की P2, तो जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसकी पावर आएगी P net = P1 + P2। उससे फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग 1/f इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, है ना? उसमें क्या करना है? पुट वैल्यूज विद साइन। इसका मतलब क्या है? अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, उसके साथ अपने कॉनकेव चिपका दिया तो एक की पावर पॉजिटिव, एक की नेगेटिव, फिर रिजल्टेंट कुछ तो आंसर आएगा। साइन के साथ पावर की वैल्यू आपको रखनी है, यहाँ पे याद रखें। उसके बाद देखिए न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंसेस। न्यूटन्स फार्मूला सर मिरर में पढ़ा था, इधर भी है ना भाई?
लेंसेज में भी है। लेंसेज में क्या है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2, सेम फॉर्मूला है सर ये तो, हाँ बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो है एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, दैट इज ओके। x1 x2 का मतलब अलग है। उधर x1 x2 का मतलब क्या था, किसमें, उधर मतलब किधर, कॉनकेव मिरर में या कोई भी मिरर में x1 x2 का मतलब होता था डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस रखते थे हम लोग विदाउट साइन कन्वेंशन। यहाँ पर भी डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है विदाउट साइन कन्वेंशन, x1 x2, बट x1 का मतलब समझिए, x1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस f1 एंड x2 इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस f2। तो दोनों अलग अलग फोकस है, f1 फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है, f2 फोकस से इमेज डिस्टेंस लेना है, विदाउट साइन डिस्टेंस ले प्योर। तो इसलिए अंडर रूट x1 x2 ये जो वैल्यू है f की आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, न्यूटन्स फॉर्मूला इन लेंसेज, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए सम स्पेशल केसेस, ये स्पेशल केस रट्टा मार लो, आपका बहुत टाइम बचेगा। तो एक अपना बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों रेडियस उसकी आर है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसकी रेडियस का फॉर्मूला या उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रख लो, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ये कहाँ से आया, लेंस मेकर से ही आया है, शॉर्टकट याद रख लो, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट नहीं है 2 इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1, ये सब फॉर्मूला है। इसका आधा कर दो तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेंस को आधा काटने से उसकी पावर डबल हो जाती है, फोकल लेंथ जो है क्या पावर हाफ हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है। तो फोकल लेंथ डबल कर दो आर अपॉन म्यू माइनस 1, इसको याद रखना, काफी अच्छी शॉर्टकट है, काम आएंगे। उसके बाद देखिए अपने पास जो है ये एक पॉइंट में लिखा हूं, इस पॉइंट का डायग्राम में दिखा चुका हूं आपको, समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये क्या बोलना चाह रहा है कि इंसिडेंट लाइट रेज जो है पहले इस तरह से आई, कौन सा लेंस है भैया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट रे आई, वो प्लेन सरफेस पे गिरी, तो फोकल लेंथ कितनी आई, मतलब यहाँ पे फोकस हुआ, फोकल लेंथ की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर आ गई, है कि नहीं। तो जब मैं बोलता हूँ कि मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, किस सरफेस पे गिरा लाइट, प्लेन सरफेस पे। अगर उल्टा सोचो, अब जो है इस लेंस को पलटा दो, अब लाइट कौन सी सरफेस पे गिरी, अब लाइट गिरी पहले कर्व सरफेस पे, प्लेन सरफेस पीछे की साइड है, फिर भी जो है आपकी फोकल लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर आती है, कोई भी लेंस हो, चाहे लाइट इधर से गिरे या उधर से गिरे, R1 पे गिरे R2 पे गिरे, आंसर जो है वही आता है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखें। अगर इंसिडेंट रे की दिशा चेंज कर दी तो आपका फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। फोकल लेंथ तो लेंस का होता है, इधर से लाइट गिरा उधर से गिरा, फोकल लेंथ है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये कटिंग लिख लीजिए, कटिंग पे काफी इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। कटिंग में क्या करना है, एक लेंस है उसको दो तरीके से काट सकते हैं। एक काटा है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, आड़वा काप लो, और एक कापा है जो है वर्टिकल, ऊपर काप लो, है कि नहीं, वर्टिकल में काटा है उसको। तो इस तरीके से जो है अगर आप कटिंग करते हो, तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल कट मारा है, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस अगर आपने कट मारा है, तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू में आता है R1 R2 और म्यू। हॉरिजॉन्टल कट करने से ना R1 चेंज हुआ, ना R2 चेंज हुआ, ना म्यू चेंज हुआ, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ सेम रहेगी। तो इस तरह से अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस काटने से कोई फोकल लेंथ में चेंज नहीं आने वाला। तो इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो इसकी भी f ही रहेगी। लेकिन अगर आपने वर्टिकल काटा, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस काटा, तो आपके पास छोटू पार्ट बचेगा, छोटू पार्ट दिख रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, मैंने अभी बोला था, इसकी पावर हो जाती है आधी, मतलब फोकल लेंथ हो जाती है डबल, है ना। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, ध्यान सुनना। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट मेथड में अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये एक मेथड है जिससे हम लोग गिवन लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, गिवन लेंस की फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंट करके निकालनी है, तो उसका सेटअप ध्यान से देख लेना। सिंपल से फॉर्मूले हैं, पहले तो समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। 1/v + 1/u = f, 1/f, है ना। इसमें अगर मैं उल्टा कर दूं, 1/u + 1/v कर दूं, तो भी आंसर कितना आएगा, 1/f। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अरे यार u और v की वैल्यू अगर इंटरचेंज कर दी तो f का आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, इमेज डिस्टेंस 30 है, तो 1/10 + 1/30 1/f आएगा। उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 कर दो, इमेज डिस्टेंस 10 कर दो, फिर भी तो वही आएगा, 1/30 + 1/10 स्टिल 1/f। तो इस तरीके से जो है इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखना। तो पहले इस समझते हैं सेटअप को। सेटअप को ध्यान से सुनना और ध्यान समझना, सेटअप को याद रखना पड़ेगा आपको। सेटअप में होता है एक स्क्रीन, ये ब्लू कलर का क्या है, स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीन, है ना, ये एक स्क्रीन है कि नहीं। और स्क्रीन के ऊपर जो है क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, ऑब्जेक्ट भी जो है फिक्स्ड होता है और स्क्रीन भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दे आर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड स्क्रीन। कुछ हम इसमें जो है इसको हिलाएंगे नहीं। लेंस को जो है हम लोग हिलाने वाले। लेंस के दो पोजीशन है, यहाँ पे डायग्राम में दो लेंस नहीं दिख रहे आपको, एक ही लेंस दो अलग अलग जगह पे रखना है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक ही लेंस इस्तेमाल होता है, दो अलग अलग जगहों पे उसको रखा जाता है। दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। तो पोजीशन 1 पे जब आपने जो है लेंस रखा, तो ऑब्जेक्ट सामने था और आपकी इमेज कहाँ बनी, स्क्रीन के ऊपर बनी। तो सबसे पहले जब हम लोग एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्क्रीन होती है, उनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D होता है, जो कि कांस्टेंट होता है कि नहीं, उसको हम चेंज नहीं करते। और हम क्या करते हैं, लेंस की एक पोजीशन ढूंढते हैं इस तरह से कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कहाँ बन जाए, स्क्रीन के ऊपर बन जाए। जैसे हमें इमेज दिख गई स्क्रीन के ऊपर, हम लोग बोलते हैं दिस इज L1, दिस पोजीशन इज L1। उसके बाद हम बोलते हैं कि यार इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर इमेज बना दी। देयर हैज टू बी अनदर पोजीशन ऑन दिस लाइन वेयर सेम इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द सेम स्क्रीन, है ना। इस स्क्रीन के ऊपर फिर से इमेज अगर हमें बनानी है, तो क्या बोलते हैं आपको,
एक और पोजीशन मिलेगी लेंस की। तो पहले लेंस यहाँ पे रखा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, इमेज देखो यहाँ पे I1 दिख रहा है, I1 इमेज बनी। उसके बाद लेंस को हिला 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 हिला, यहाँ पे एक और पोजीशन मिली L2, वहां पे फिर से इमेज बनी I2। तो 2 बार जो है लेंस इमेज बना सकता है सेम ऑब्जेक्ट की ऑन द स्क्रीन, है ना। तो ये प्रिंसिपल है इसका, है ना। एक बार V कर दो, एक बार U कर दो। मतलब पहले मान लो कि आप, मान लो बता दो, पहले 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, 30 पे इमेज बन रही थी। अब 30 पे ऑब्जेक्ट रख दो, 10 पे इमेज बनेगी, है कि नहीं। दैट इज द प्रिंसिपल हियर। तो इस तरीके से जो है मैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपको जो है बता रहा हूँ। पहले लेंस पकड़ो, लेंस जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, एक पोजीशन मिलेगी, फिर लेंस को हिलाओ, हिलाते हिलाते एक और पोजीशन मिलेगी लेंस की, फिर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर। दोनों इमेज की साइज अलग अलग होगी, पहली इमेज I1 थी, दूसरी I2 थी। ऑब्वियसली अलग अलग इमेज बनने वाली है क्योंकि V और U इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन आप जो है देख सकते हो कि L1 से L2 के बीच में जो है हमने जो दूरी तय की उसको बोलते हैं स्मॉल d। दिस इज आवर रीडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। स्मॉल d क्या है? तो पहली पोजीशन जो थी L1, वहां से दूसरी पोजीशन L2, इनके बीच की जो दूरी हमने स्लाइड की है उसको बोलते हैं रीडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्मॉल d। तो कैपिटल D कांस्टेंट है, स्मॉल d हमने रीडिंग से निकाल लिया। इसका थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है, फोकल लेंथ की वैल्यू आती है कैपिटल D स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट माइनस स्मॉल d स्क्वायर, d स्मॉल d अपना रीडिंग है, अपॉन 4 टाइम्स द कैपिटल D। तो इस तरीके से फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या है सर? HO इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I2। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी ना भैया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो अंडर रूट I1 I2 होती है। I1 I2 क्या है भाई? I1 मतलब पहली इमेज की हाइट और I2 मतलब सेकंड इमेज की हाइट। तो HO इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I2, इसको भी हम लोग जो है याद रखेंगे तो अच्छा है। उसके बाद देखेंगे कि कैपिटल D जो है, कैपिटल D मतलब डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द स्क्रीन, वो अगर 4f के बराबर आ गया तो जो है एक ही बार आपकी इमेज बनेगी। मतलब L1 L2 दो पोजीशन नहीं मिलेगा, एक ही बार इमेज जो है आपकी बनेगी। तो सिर्फ 1 पोजीशन मिलेगी आपको लेंस की जब ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन के ऊपर बन रही है। और अगर D ग्रेटर देन 4f है तो आपको जो है नॉर्मल दो यहाँ पे जो है पोजीशंस मिलेगी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट करते वक्त ध्यान रखना है कि D हमारा ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। अगर D ग्रेटर देन 4f होगा तो भी L1 L2 दो पोजीशंस यहाँ पे मिलेंगी। अगर D लेस देन 4f है तो एक भी पोजीशन नहीं मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन ही नहीं पाएगी, है कि नहीं। तो D लेस देन 4f एक्सपेरिमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसको याद रखा जाए। काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसको याद रखना। ये 2 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, है ना। आजकल इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, ध्यान सुनना। सिल्वरिंग ऑफ लेंस जो है वो क्या है? तो लेंस होता है एक, लेंस के पीछे के साइड को जो है सिल्वर कर देते हैं। सिल्वरिंग मतलब कोटिंग कर देते हैं, तो मिरर बन जाता है। वो पीछे का साइड क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। तो ध्यान सुनना, एक लेंस था, उसके पीछे की साइड जो R2 है उसको क्या कर दिया? मिरर बना दिया। तो लेंस प्लस मिरर सिस्टम बिहेव्स लाइक अ मिरर सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक साइड से लाइट आएगी तो सबसे पीछे मिरर रखा है, मिरर उसको वापस भेज देगा लाइट को, तो इट विल बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसीलिए लेंस प्लस मिरर सिस्टम का जो इक्विवेलेंट होता है वो एक मिरर होता है। इसको याद रखें, लेंस प्लस मिरर सिस्टम मतलब सिल्वर्ड लेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है? एक मिरर होता है। मिरर उसकी फोकल लेंथ निकालने का एक प्रोसीजर है। तो ध्यान सुनना, अपन क्या करते हैं, पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस की। लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालोगे भाई? लेंस मेकर देखो 1/f(L) = μ - 1 1/r1 - 1/r2, अपना नॉर्मल वाला। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैसे निकालोगे? तो मिरर जो है किससे बना हुआ है? पीछे की साइड जो R2 थी उसी को मिरर बना दिया है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई मिरर की? अपनी R2 हो गई। तो फोकल लेंथ आ जाएगी R2/2, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है सर? पावर, इक्विवेलेंट पावर जो लिखेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PL प्लस PM। अब तुम बोलोगे 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि भाई लाइट एक बार जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर वापस आएगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। लेंस का इस्तेमाल 2 बार होगा लाइट के लिए, और मिरर एक ही बार रिफ्लेक्शन करेगा। 2 बार पावर इस्तेमाल हुई लेंस की, प्लस 1 बार पावर इस्तेमाल हुई मिरर की। इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, बट फॉर्मूले ध्यान से सुनिए। पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते देखो क्या दिया है अपने को। एक कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस अलग अलग है। एक रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दूसरी है 20 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग रेडियस है अपने पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और पीछे वाला जो 20 सेंटीमीटर वाला R2 है उसको क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया। तो इसका इक्विवेलेंट एक मिरर बनेगा, उसकी आपने को वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं करता हूँ इसको सॉल्व। यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए। तो मेरे पास पहले क्या है? एक ये है अपना कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू कितना इसका? 1.5। म्यू माइनस 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, आधा। 1/r1 - 1/r2, तो 1/10 प्लस 1/20। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये R2 आपका क्या है? निगेटिव है कि नहीं। तो 1/10 प्लस 1/20 यहाँ पे करूंगा मैं, तो 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 3/20। क्या बोलते हो? तो ये आ गया कितना? 3/40 आ गया, है कि नहीं। 3/40 आपका पावर आ गया इस लेंस का। 1/f इज बेसिकली पावर ऑफ अ लेंस। तो लेंस की पावर कितनी आ गई भैया? 3/40। सेंटीमीटर में रहने दो सब कुछ। लेंस की पावर आ गई 3/40। मिरर की निकाल लेते हैं। पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ मिरर, है कि नहीं। तो फोकल लेंथ का आधा होता है, फोकल लेंथ होती है R/2, तो 2/r आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला 2/r, तो 2/r, R मतलब R2 20,
तो 1/10 अपनी पावर आती है मिरर की, है ना। अब हम जानते हैं कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही। और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नहीं। तो दोनों पावर पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग है। तो टोटल पावर निकालते हैं, इक्विवेलेंट पावर बराबर 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, 2 टाइम पावर ऑफ लेंस मतलब 3/20 आ जाएगा, प्लस पावर ऑफ मिरर विच इज 1/10। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यहाँ पे आता है कितना रही, 5/20, है ना। इक्विवेलेंट पावर कितनी आ गई, 5/20। 20 को अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में उठाते हो, सेंटीमीटर को उठाने की जरूरत है क्या, 5/20 है ना अपना। इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, नहीं आपने को क्या निकालना है इसमें, हाँ सही है, फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब दोनों भी निकाल सकते हो। अगर आपका आंसर पावर है तो आंसर सामने आपके निकल चुका है। फोकल लेंथ निकालने तो रेसिप्रोकल ले लो, 4 आपकी सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ जाएगी रेसिप्रोकल लेने के बाद। तो इस तरह से इक्विवेलेंट पावर मैंने निकाल दिया 5/20। फोकल लेंथ अगर आपने इक्विवेलेंट निकालनी है तो उल्टा कर दो ना भाई, 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है अपने को हम बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं, यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है अगर क्या बोलते हैं अपने को ये करना है, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला लगा के जो है फाइनल इक्विवेलेंट पावर निकालनी है, उसका रेसिप्रोकल लेके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अपने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ध्यान से जो है आप फॉलो करें।